आज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हो रही है कि लोग के पास नौकरी है तो पैसा बच नहीं रहा है। पैसा अगर बच रहा है तो ज़्यादा नहीं बच रहा है। आज 10x सैलरी करे, अपना एक्टिव ना कैसे बढ़ाए, उस पर हम बात करने वाले। पीपल आर सो स्केयर्ड टू टेक अ डिसीजन इन देयर लाइफ। सबसे पहले स्टार्ट किया 22,000 की नौकरी से। 22 जो आप 22 से मैंने शिफ्ट किया 11 महीने 12 महीने के बाद 26,000 27,000 की नौकरी में। ठीक है। उस नौकरी में 1 साल काम किया और प्रमोशन हो गया। उसी कंपनी में रहा पूरे 10 साल। और 10 साल जब आपने छोड़ा, आपकी पैकेज कितनी? करीब 18 लाख के आसपास। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में आज बात करना चाहता हूँ जो ज़्यादातर फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं बात करते। मैं कहूँगा अपने रिलेशनशिप्स पे ज़रूर काम करो। मान लो अभी एक ऐसा बच्चा है जिसका 25-30 साल का नौकरी है, अच्छा कर रहा है, वो उसको कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस दोनों चाहिए। हाँ, उसके पास एमबीए में जाने का पैसा है ना, टाइम है। ठीक है। वो अपना कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाए? कितना पैसे बचा लिया आपने पहले जॉब से? पहली नौकरी में मैंने ऑलमोस्ट, आप बिलीव नहीं करोगे, 70% के आसपास पिछली जम के नौकरी मेहनत की, जम के वैल्यू। 1 साल में मेरी सैलरी हो गई 45,000 कि ये मैं इतने का लोन लिया है तो मैं इसको ख़त्म करूँगा अगर 20 साल में, तो आई विल एंड अप पेइंग हाउ मच। करेक्ट। ये सवाल एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और कोई पूछता नहीं है। तो मैंने देखा यार ये तो मेरे से इतना पैसा लूट लेंगे कि इतने साल में तो इस घर की वैल्यू ही नहीं उतने तक पहुंचेगी। मतलब मान लो नहीं भी रहते हो तो आपकी फैमिली के लिए इतना कॉर्पस है कि वो अगर SWB भी कर लेंगे ना तो दे विल बी एबल टू लिव। तो आपको उस सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। हाँ, क्या 6 महीने में ऐसा क्या किया? मतलब अगर यहाँ से किसी को अगर सीखना है, क्या मैं पॉलिश था, सैलरी डबल कैसे किया जाए 6-8-10 महीने के अंदर? उस पे बहुत काम किया। और घर का उस वक्त हमने 80 लाख रुपए में घर लिया और आज क्या वैल्यू है उस घर की? 2.5 करोड़ के आसपास बिक जाएगा। सो ओवरऑल कॉर्पस आपका आज कितने का बना है? मैं बोलता हूँ मी एंड माई वाइफ कलेक्टिवली, सो हमने दोनों ने मिलाकर आज की डेट में अपना कॉर्पस 5 करोड़ का बना लिया। 5 करोड़ रुपए। क्या हम भी 5 करोड़ कमा सकते हैं सैलरी में से? हमेशा हमारे मन में यह सवाल आता है। आज के जो हमारे गेस्ट है ना, नवदीप जी ने 38 उम्र में 5 करोड़ का वेल्थ बना लिया, वो भी जॉब से। जब उनकी जॉब की शुरुआत हुई थी ना, वो मात्र 15 से 18,000 रुपए पर मंथ की जॉब में लगे थे। कैसे उन्होंने वेल्थ क्रिएट किया जानेंगे आज के इस पॉडकास्ट में। और दोस्तों, अगर आप एक जॉब प्रोफेशनल हो, आप एक सैलरीड पर्सन हो और आप एक फाइनेंशियली फ्रीडम तक पहुंचना चाह रहे हो, तो मैं आपको एक बुक जरूर रिकमेंड करूंगा और वो है मनी स्मार्ट इन योर 20s एंड 30s। अगर आप 20s और 30s में हो, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड या उसके अलावा टैक्स मैनेजमेंट, डेट मैनेजमेंट की प्लानिंग सीखना चाह रहे हो, तो ये बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसका जो फर्स्ट चैप्टर है ना, लेजी फाइनेंशियल कैनवास, उसमें पहले आपका पूरा मॉडल बना देते हैं। आपके हिसाब से आप पूरा अपना खुद का चार्ट बना सकते हो कि किस तरीके से आप अपने फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत कर सकते हो। देखो, मैंने अपने लाइफ में बहुत सारी बुक्स पढ़ी है। हम पता है बुक्स क्यों नहीं पढ़ पाते? क्योंकि बुक्स में ना पिक्चर्स नहीं होते। ये बुक्स की सबसे खास बात है कि पूरे बुक्स का जो विजुअल है वो बहुत पिक्चर्स में उन्होंने डाल के रखे, जो बहुत इजीली समझ में आता है। हमें हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है ये बुक। अच्छा, इसके अलावा जब भी इन्वेस्टमेंट्स की बारी आती है, कौन से एसेट्स में करें, कौन से म्यूचुअल फंड्स खरीदें, हमें समझ नहीं आता, स्टेप बाय स्टेप गाइड इस बुक में दिया है। सो अगर आप अपने 20s और 30s में हो और कंफ्यूज हो कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए, कौन सा इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए, म्यूचुअल फंड कौन से सिलेक्ट करने चाहिए और अपने फाइनेंशियल कंट्रोल लेना चाह रहे हो, ये बुक आपके लिए बहुत किफायती है। नीचे दिए हुए लिंक पे एक बार जाके चेक कर लीजिए। और अगर आप देवन 15 कूपन कोड यूज करोगे तो आपको इंस्टेंट 15% का डिस्काउंट मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, बट ये सिर्फ फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए ही है। सो नोट्स बनाते रहिए एंड एंजॉय दिस पॉडकास्ट। तो नवदीप जी, आज सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हो रही है कि लोग के पास नौकरी है तो पैसा बच नहीं रहा है। पैसा अगर बच रहा है तो ज़्यादा नहीं बच रहा है। आज 10x सैलरी करे, अपना एक्टिव ना कैसे बढ़ाए, उस पर हम बात करने वाले। बट उसके पहले आज क्यों हमारा व्यूअर आज इस पॉडकास्ट को सुने आपके हिसाब से? देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे ख्याल से। अगर हम 2-3 चीज़ों के ऊपर नटशेल बात करें ना, एक्टिव इनकम का आपने बात करी, एक्टिव इनकम को कैसे बढ़ाएं। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में आज बात करना चाहता हूँ जो ज़्यादातर फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं बात करते। मैं अपने आप को फाइनेंशियल एडवाइज़र भी नहीं बोलता। मैं कहूँगा अपने रिलेशनशिप्स पे ज़रूर काम करो, वेदर इट इज़ योर फ्रंट एंड बैक एंड। फ्रंट एंड मैं बोलता हूँ जो आपने रिलेशनशिप अडल्टहुड के बाद बनाए, एज इन योर वाइफ एंड सो एंड सो फोर्थ, और जो आपके रिलेशनशिप पहले हैं अपने फादर मदर पेरेंट्स फैमिली के साथ। इफ़ यू आर सॉर्टेड एट बोथ एंड्स ना, यू विल बी सॉर्टेड। आई एम टेलिंग यू बिकॉज मैंने ये एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में। ओके। व्हेन आई केम ओवर, मतलब आई एम इन गुड़गांव,
मेरी सारी लाइफ पिछले 15 साल एडल्टहुड मैंने पूरा गुड़गांव में ही बिताया, काइंड ऑफ। नोएडा और कहाँ से दिल्ली में थे भी रहा आप? हूँ। पहले कहाँ मैं जलंधर से हूँ। तो जलंधर से आप गुड़गांव आए? मैं जलंधर से गुड़गांव आया MBA करने। मैंने ग्रेजुएशन तक अपनी जलंधर में करी एंड देन आई मूव्ड टू गुड़गांव। इनफैक्ट नोएडा में पहले अपनी MBA करी, फिर उसके बाद जब नौकरी लगी 1 साल मैंने दिल्ली में काम किया, फिर उसके बाद मैं गुड़गांव में आ गया। गुड़गांव में। तो MBA की आपकी नौकरी कॉलेज से लग गई थी आपको? हाँ, मेरी नौकरी लग गई कॉलेज में और प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल गया मुझे। सो मैंने गेन कर लिया 6 महीने। सो क्या हुआ, सब लोग काम कर रहे थे जून जुलाई। मैंने 2007 में अपनी MBA शुरू करी, 2009 में मेरी MBA खत्म हो रही थी मई जून में। टिपिकली इसी टाइम पे खत्म होती है। बट मेरी नौकरी लग गई जनवरी में। कंपनीज आ गई और एक कंपनी थी, उसने कहा कि मुझे तो अर्ली ज्वाइनिंग चाहिए। तो मेरे को पहले उसी में इंटरेस्ट आ गया कि यार अर्ली ज्वाइनिंग है। मेरा कैलकुलेशन शुरू हो गया कि ये जनवरी में मुझे ज्वाइन करा लेंगे, जून तक कोई काम नहीं करेगा, मैं करूँगा। अगर मेरी साल की 3 लाख की भी नौकरी लगती है तो मैं 1.5 लाख कमा गया। तो मैंने साल का 4.5 लाख कमा लिया। अगर किसी की 3 लाख की लगी जून में और मेरी जनवरी में लग गई तो मैंने 4.5 लाख कमा लिया पहले ही साल। लोग सोच रहे थे नहीं 3 लाख की नौकरी में नहीं जाना, 2.5 लाख की नौकरी में नहीं जाना। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ। मेरी 2,64,000 की नौकरी लगी। तो पहला जॉब आपको प्री प्लेसमेंट से आपने नहीं लिया, गुड़गांव में आके प्री प्लेसमेंट से लिया, कॉलेज से लिया, पर अर्ली ज्वाइनिंग मिल गई मुझे। जनवरी में ज्वाइनिंग मिल गई। ये ज्वाइनिंग मिली कैसे, अगर मैं थोड़ा सा एक बार? कंपनी आई कैंपस में, उन्होंने कहा कि हमें MBA के लिए MBA के लोग चाहिए जो हमारा मार्केटिंग देखेंगे। सो एक कंपनी का नाम नहीं लूँगा उसका, जिसके साथ मैं काम करता था। दे वांटेड पीपल हु वर पॉलिश्ड, MBA किया हुआ है और उनको अपने मार्केटिंग कैंपेन्स रन करने थे। एंड दे वांटेड पीपल इन दैट मंथ ओनली। दे कुड नॉट वेट टिल जून जुलाई तक वेट नहीं कर सकते। उन्होंने कहा हमें अभी चाहिए। तो कॉलेज में ना ये ऑप्शंस होती हैं कि अगर कोई बच्चा पहले प्लेस हो जाता है और वो एग्जाम देने के लिए वापस आ जाएगा, बट अभी उसको नौकरी करने जाना है तो चला जाने दो। तो मैं सेलेक्ट हुआ। मैंने जनवरी में नौकरी ज्वाइन कर ली। तो कंपनी आई कॉलेज में, कॉलेज वालों ने कहा कि ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो। कंपनी ने कहा हाँ ज्वाइन कराना है, मैंने ज्वाइन कर लिया। सो मेरे बाकी साथी पढ़ रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं कमा रहा हूँ। कमा रहे हो, वाओ। मैंने पहले 6 महीने अपने कॉलेज के टाइम से कमाना शुरू किया, मतलब अपने पोस्ट ग्रेजुएशन पे। ग्रेजुएशन तक कुछ नहीं कमाया। सर आपके माइंडसेट पे कितना हेल्प किया? बिकॉज लोग कॉलेज के साथ साथ इंटर्नशिप नहीं करते, आपने तो सीधा जॉब पकड़ लिया 2,65,000 का। हाँ, तो ये आज के डेट में, मतलब फास्ट फॉरवर्ड टुडे अगर मैं पूछूं तो कितना ज़्यादा हेल्प किया आपके पर्सनैलिटी को बनाने के लिए? यार तब ना 2 पर्सपेक्टिव मिल गए मुझे। एक पर्सपेक्टिव मुझे जो लोग नौकरी पे थे ना, वो पर्सपेक्टिव मिलना शुरू हो गया, बिकॉज मैं तो जॉब पे था। और दूसरा पर्सपेक्टिव मुझे कॉलेज से मिलना शुरू हो गया। कॉलेज में तो मेरे दोस्त थे ही, टच में तो मैं उनके ही था। वो बता रहे हैं यार तूने तो बहुत अच्छा कॉल ले लिया, हम तो इस नौकरी में बैठे ही नहीं, इंटरव्यू नहीं दिया, क्योंकि हमने सोचा अभी कॉलेज छोड़ के थोड़ी ज्वाइन कर लेंगे। बट आज मैं व्हेन आई लुक बैक ना, तो मुझे लगता है यार वो मैंने एक अच्छी डिसीजन ले ली थी। बट उस टाइम पे ऐसा नहीं था, मतलब ऐसा लगता नहीं था। मुझे लगा कि यार नौकरी आई है, इंटरव्यू के लिए तो बैठना चाहिए, कोई भी जॉब आ रही है बैठो यार, सिलेक्शन होगी नहीं होगी ये तो बात की बात है। आज मैंने देखा है आज का सिचुएशन क्या है। आई एम इनटू एजुकेशन इंडस्ट्री, मैं एजुकेशन इंडस्ट्री में हूँ, मतलब मेरा जो करंट ऑक्यूपेशन है दैट इज इनटू एजुकेशन इंडस्ट्री। मैं देखता हूँ पीपल आर सो स्केयर्ड टू टेक अ डिसीजन इन देयर लाइफ। मतलब वो सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं कि मैं ये करूँ, मैं करूँ, मैं करूँ, या करूँ नहीं करूँ। दे विल कीप वेइंग ऑप्शंस, बिकॉज ऑप्शंस वे करने का ना एक ऑप्शन मिल गया। मेरे पास सारा डेटा पड़ा हुआ है और मैं उस ऑप्शंस को ही वे करता रहता हूँ कि मैं ये करूँ या ना करूँ, एंड यू लूज दैट टाइम। मान लो उस टाइम पे मैंने ये किया होता, मैं करूँ या ना करूँ, करूँ या ना। इनफैक्ट यू वुडंट बिलीव, आई डिडंट इवन आस्क माय पेरेंट्स कि मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। आई हैड द जॉब एंड आई जॉइंड एंड आई टोल्ड देम कि हाँ मैंने कंपनी आई थी, मैंने ज्वाइन कर लिया, ये मेरा पैकेज है। ही वाज लाइक ओके थोड़ा कम नहीं है। मैंने कहा पापा इट्स ओके, मैं 6 महीने गेन कर रहा हूँ ना, एंड आई नो 1 साल मैंने काम कर दिया तो मैं कहीं ना कहीं जंप मारूंगा, कहीं ना कहीं जाऊंगा। मेरे पास 1.5 साल का एक्सपीरियंस होगा, जब मेरे दोस्तों के पास 1 साल का एक्सपीरियंस होगा। नहीं, बहुत आपने सही बात बोली। और आयरॉनिकली तब हुआ क्या, 2009 आपको पता होगा क्राइसिस था, मतलब मार्केट खत्म हो गई थी। मतलब वो जो अपना यूएस का सारा मार्केट क्रैश हुआ था 2008-9 में ही तो सारा हुआ है। सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड बैच 2009 पास आउट था। यू गो बैक इन द हिस्ट्री ऑफ MBA इंस्टीट्यूशंस तो आप देखोगे 2008 की बहुत अच्छी प्लेसमेंट हुई होगी, 2010 की प्लेसमेंट ठीक हुई होगी, पर 2009 की प्लेसमेंट वर्स्ट थी। एग्जैक्टली। तो लोगों को क्या हुआ, 2009 में जब मैंने फरवरी में ज्वाइन कर लिया, लोग उसके अगले साल की फरवरी तक भी ज्वाइन नहीं किए हुए थे।
सो दे लॉस्ट 1 ईयर। तो आपका डिसीजन मेकिंग करना यहाँ पे बहुत हेल्प आया। वो मेरे को हेल्प कर गया कि मैंने पूरा 1 साल गेन कर लिया। पीपल आर कॉलिंग मी कि हाँ यार कैसा चल रहा है। मैंने कहा अच्छा चल रहा है यार, यहाँ तो नौकरी मिली हुई है बट ज्वाइनिंग नहीं मिली अभी तक। एंड दैट इज अ रियलिटी। आज भी है रियलिटी। आज भी यही हो रहा है, जॉब नहीं लग रही, जॉब MBA है, करने के बाद भी नहीं लग कैंपस से मिल गई जॉब, बट देन दे डोंट हैव द ज्वाइनिंग डेट। तो मेरा वहां से वो गेन हो गया था। तो जब मैंने गेन किया, पहले ही दिन से मेरे दिमाग में ये था कि मुझे घर तो जरूर लेना है अपने लिए। अच्छा, पहले जॉब में आपने सोच लिया कि मेरे को घर पहले लेना है? नौकरी से मेरा था कि मैं अब घर से बाहर हूं, ये मेरे लिए नया शहर है, ओके। तो मुझे घर लेना है। मुझे नहीं पता कैसे मिलेगा, किस प्राइस पे मिलेगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं एक चीज़ मैं आपको पूछना चाहूँगा, जैसे घर ही क्यों? क्योंकि आज ये प्रॉब्लम ना सबकी है, लोग जॉब पे लगते, सबसे पहले उनको दिमाग में एक चीज़ आता है कि यार अपना घर ले लो। और मेरा मेरा मानना है कि घर ना आपको एक फाइनेंशियल बर्डन में डाल देती है अगर आपने सही से फाइनेंशियल प्लान करके नहीं लिया तो, और अर्ली स्टेज पर ले लिया तो। बिल्कुल। और ये भी एक डिसीजन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज बहुत लोग जैसे आपने बोला ना डिसीजन नहीं बना पाते, और एक डिसीजन मेकिंग स्किल एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल माना जाता है, बहुत अंडररेटेड है। बिल्कुल। मेरे अभी एक दोस्त है, वो फौज में है, तो वो बोलते हैं फौज में अगर किसी को प्रमोट करना है ना, तो डिसीजन मेकिंग कितना फास्ट बना पाता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड स्किल है आज की डेट, डिसीजन मेकिंग। मैं कहता हूँ एमबीए आपको सिखाती क्या है? ओके। 2 चीज़ें सिखाती है। लोग सोचते हैं एमबीए में पता नहीं क्या करिकुलम होगा, क्या सब्जेक्ट्स होंगे, मैं मार्केटिंग पढ़ूंगा, फाइनेंस पढ़ूंगा, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ूंगा। 2 चीज़ें सिखाती है एमबीए। एक कि आप ऑडियंस को कैसे फेस करो, पहली चीज़ सिखाती है एमबीए। प्रेजेंटेशन स्किल्स, मतलब आज की डेट में 90% लोग, मतलब मैं कोई मेरे फैक्ट्स ऐसे नहीं है कि मैंने कहीं पर लिखे हुए हैं, बट जनरल परसेप्शन ये है कि 90% लोग अगर किसी को बोल दो कि आप खड़े हो जाओ और आपको 100 लोगों को फेस करना है और आपको अपनी बात कहनी है, नहीं कह पाते। नहीं कह पाएंगे, कॉन्फिडेंस ही नहीं है कहने की। नहीं है, कंटेंट नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। किसी के पास कंटेंट है तो कॉन्फिडेंस नहीं है, किसी के पास कॉन्फिडेंस है तो कंटेंट नहीं है। दोनों में से कोई एक चीज़ लैक है, और 10% ही लोग होंगे जिनके पास ये चीज़ होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो एमबीए सिखाती है। दूसरी चीज़ मेरे ख्याल से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो डिसीजन मेकिंग ही सिखाती है। ओके। हर पॉइंट पे डिसीजन है। आप एमबीए में ज्वाइन किए, आप बिल्कुल नया है सब कुछ, क्योंकि एमबीए में ऐसा नहीं है कि आपका जो पिछला बैच था वही आकर उठ के आपके साथ बैठ गया, जैसे ग्रेजुएशन में होता है, स्कूल में होता है। 12 साल आपका वही बैच आपके साथ हर साल मूव करता रहता है। ग्रेजुएशन में हर बैच वही साल आपके साथ मूव करता रहता है। एमबीए में आप दूसरे शहर में आ गए, सारे नए लोग। आपका पहला ग्रुप क्या है, आपके पहले लोग कौन होंगे, यही सबसे बड़ा डिसीजन है। बिकॉज घर से क्या फीडबैक होती है, जो सिगरेट पी रहा है ना वो तुम्हारा दोस्त नहीं होना चाहिए, कोई दारू पी रहा है वो आपका दोस्त नहीं होना चाहिए, बी वेरी श्योर ऑफ इट। बट देन यू मेक योर डिसीजन, यार ये दारू पीता है तो पीता है, बट ये मेरे लिए सही है बंदा, सही है बंदा, दोस्त है मेरा जेन्युइन है बंदा। तो पहली डिसीजन वहीं से शुरू हो गई। उसके बाद आपने एक सेमेस्टर पार किया, थोड़े से सेटल हुए, दूसरे सेमेस्टर के स्टार्ट में आपको सीधा इंटर्नशिप पे जाना है, इंटर्नशिप का डिसीजन लेना है। ये आपके ऊपर है, कोई नहीं बताने वाला आपको कि कहाँ करो क्या करो। नोबडी इज गोइंग टू टेल यू। डिसीजन मेकिंग आ गई। एग्जैक्टली। इंटर्नशिप आपने खत्म करी, आपको स्पेशलाइजेशन चूज करनी है। मार्केटिंग करना है, फाइनेंस करना है, एचआर करना है, ऑपरेशंस करना है। कौन डिसाइड करेगा? आप खुद ही डिसाइड करोगे। यहाँ पे लोग यही बोलते हैं अननोइंगली ना, शर्मा जी के बेटे पे डिपेंडेंट होता है, किसी को पूछने गया इसको, किसी को पूछे तो आप पूछो, जरूर पूछो, बट इवेंचुअली डिसीजन तो लेना पड़ेगा ना। आप यू कांट ब्लेम इट ऑन एनीबडी एल्स एट द एंड। आपको अगर आपने फाइनेंस किया, स्पेशलाइज मैंने फाइनेंस किया और मार्केटिंग किया, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता कि मैंने फाइनेंस मार्केटिंग तेरे कहने पे किया, मैंने किया है, डिसीजन आपका मेरा है। सही बात है ना, आप डिसीजन लो एंड लिव द कॉन्सिक्वेंसेस। 3rd सेमेस्टर आप आ गए, आपने स्पेशलाइजेशन का डिसीजन भी लिया, उसके बाद आपकी नौकरियां आनी शुरू हो गई, कंपनीज आनी शुरू हो गई 4th सेमेस्टर में, 3rd सेमेस्टर के एंड में, 4th सेमेस्टर के स्टार्ट में। तो किस कंपनी में बैठना है, किस कंपनी में नहीं बैठना, क्या करना है क्या नहीं करना, फिर से डिसीजंस। तो डिसीजन मेकिंग सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है जो मेरे ख्याल से एमबीए सिखाता है। या कोई भी, अगर आप घर से बाहर आते हो, ये चीज आपको डिसीजन मेकिंग पे आती आपको घर खरीदना है, आपको किराए के घर पे रहना है। मैं कहता हूं घर खरीदना तो बहुत बड़ा डिसीजन है। आपको अगर किराए के घर में भी रहना है तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा ना। ये भी एक डिसीजन है। सो डिसीजन मेकिंग बहुत अंडररेटेड स्किल है। हमें लगता है कि यार ये तो बस बाय द वे हो रहा है, बट बाय द वे नहीं हो रहा है, ये करना पड़ रहा है। और कहीं पर भी आप गलत होगे तो आप उससे सीखो। डिसीजन आपका गलत हुआ है तो आप उससे सीखो, बट डिसीजन लेना बंद मत कर दो।
बन मत। मेरे ख्याल से ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पावरफुल चीज़ है। चीज़ है, बिकॉज अगर आप डिसीजन नहीं लोगे ना अपने लाइफ का, तो आपके बिहाफ पे कोई और डिसीजन लेगा और आप उसके हिसाब से जीना चालू कर एग्जैक्टली, एंड देन यू विल कीप प्लेइंग दैट ब्लेम गेम। ब्लेम गेम यार इसने कहा था, मैंने इसलिए कर दिया, वो हो गया, फलाना हो गया, मैंने इस कंपनी में ज्वाइन कर लिया बट मुझे तो इसमें ज्वाइन करना चाहिए था। Exactly. मेरे लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट भी हुआ था। मैं एक कंपनी में काम कर रहा था और उस कंपनी में अच्छा कर रहा था, मतलब मान लो मेरी 25,000 रुपये तनख्वाह थी उधर, 25-30 हज़ार रुपये मेरी तनख्वाह थी उस नौकरी में। और मैं उस नौकरी की मीटिंग करने कहीं गया हुआ था, मीटिंग करके फिनिश हुआ, मेरा जॉब ऐसा ही था, आउट गोइंग, थोड़ा जॉब से निकलना पड़ता था, शाम को वापस आ रहा हूँ और मैंने एक जगह पर अप्लाई किया हुआ था। तो मैंने सोचा था कि 3-4 बजे तक फ्री हो जाऊँगा और मैं इंटरव्यू दूंगा। फ्री हुआ मैं रात को 7 बजे, मीटिंग करके 7 बजे फ्री हुआ। तो मैंने कहा यार अब तो गया मीटिंग मेरा, मतलब मेरा इंटरव्यू गया। बट मैंने सोचा कि यार एक काम करता हूँ, चलता हूँ। 24/7 कंपनीज होती हैं, MNC थी। मैं गया, वहाँ मेला लगा हुआ है, 8 बजे इंटरव्यूज चल रहे हैं, मैं 8:30 बजे इंटरव्यू में बैठा। रात को 12 बजे मुझे ऑफर लेटर मिल गया। 26,000 की सैलरी पे था, 26-27 हज़ार की सैलरी में मुझे 38,000 का ऑफर मिल गया। 26,000 से सीधा 38 पे आपको 26,000, offer मिला। 38। कितने साल काम किया आपने ये 26,000 की नौकरी में? 26,000 की नौकरी मैंने पहले 1 साल काम किया। जब मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया 22,000 की नौकरी से, 22,000 जो आपको कॉलेज 22 से मैंने शिफ्ट किया 11 महीने 12 महीने के बाद 26,000-27,000 की नौकरी में। ठीक है। उस नौकरी में 1 साल काम किया और प्रमोशन हो गया। उसी कंपनी में रहा पूरे 10 साल। अब उसी कंपनी में 10 साल थे जहाँ पे आपको 12 बजे ऑफर जिस कंपनी में मैंने एज एसोसिएट, सीनियर एसोसिएट ज्वाइन किया था, उस कंपनी को मैंने छोड़ा करीब 10 साल बाद एज एन एसोसिएट डायरेक्टर। वाओ। और 10 साल जब आपने छोड़ा, आपकी पैकेज कितनी थी जब आपने छोड़ा? मेरा पैकेज था करीब 18 लाख के आसपास और मैंने ज्वाइन किया था उनको करीब 3 लाख, 3.25 लाख के पैकेज पे। अमेजिंग। एंड दिस आई एम टॉकिंग 2019 में मैंने उनको छोड़ा और 2010 के बिल्कुल स्टार्ट में मैंने उनको ज्वाइन किया था। सो आई हैड ग्रेट टाइम, मतलब मैंने अपना प्रोग्रेशन देखा। आज 18 लाख ना शायद बहुत साउंड नहीं करता है, अब ऐसा लगता है शायद 18 लाख क्या है, सबको ही मिल रहा है। बट यू गो बैक 6 years, 6 years बैक 18 लाख नहीं, 18 लाख 18 बहुत lakhs की वैल्यू बहुत है। और मैं बिफोर आपके इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पूछूं, मेरे को ये जानना है, ये 10 साल आपने क्यों एक कंपनी में बिताया? बिकॉज MBA में सिखाया नहीं जाता था कि जॉब चेंज करते रहो, जॉब चेंज करोगे तो सैलरी हाँ मिलेगा। होता है बहुत टेम्पटिंग था। मैं बता रहा हूँ ना, पहली नौकरी मैंने करी 1 साल बाद मैंने चेंज कर ली बिकॉज मेरे को एनवायरनमेंट बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। आई वॉज नॉट ग्रोइंग, काम ठीक था बट मैं ग्रो नहीं कर रहा था। करेक्ट। बट पहले नौकरी में मैंने कुछ सीखा है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसका आंसर एक है, क्योंकि मैं ना सीखता गया हर साल, मुझे कुछ कुछ नया मिल रहा था अपनी नौकरी में, इसलिए मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। बट मैंने सीखा क्या पहली नौकरी में? जिस कंपनी में मैं गया वो कंपनी छोटी थी बट मेरा रोल बड़ा था। ओके। फिर वही डिसीजन मेकिंग पे बात आ गई। मेरे को पहले ही साल में उन्होंने बोल दिया कि पूरी कंपनी का मार्केटिंग प्लान डिवाइस करो तुम। ओके। मैं एक अभी मार्केटिंग पढ़ रहा हूँ, 1.5 साल मैंने सिर्फ MBA करी है और पहली नौकरी में मुझे कह रहे हैं कि पूरा का पूरा मार्केटिंग प्लान बनाओ हमारी कंपनी का, और ये आपका बजट है, ये हमें उसमें से रिजल्ट चाहिए। तो मैं एक 22 साल का 22-22.5 साल का लड़का एक कंपनी के लिए जिसकी टर्नओवर ठीक ठाक है, उसके लिए मार्केटिंग प्लान बना रहा हूँ। लोग अभी एक सूडो मार्केटिंग प्लान MBA में बना रहे हैं जिसका एग्जाम देंगे अभी 4th सेमेस्टर में। मैं एक्चुअल में लाइव बना रहा हूँ, जेन्युइन पैसा मिल रहा है मेरे को, उसको लगा रहा हूँ मैं और उसका प्लान बना रहा हूँ। ये जो मैंने सीखा पहले साल में वो आज तक मेरे काम आ रहा है। जस्ट क्योंकि आपने प्रैक्टिकली बहुत ध्यान प्रैक्टिकली मैंने किया। मतलब मेरे को ये भी पता था कि अगर मुझे एक लीफलेट बनाना है, एक कंपनी का लीफलेट बनाना है, तो उसमें कितना खर्चा आएगा, उसका डिज़ाइन कौन करेगा, डिज़ाइन एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, कलर स्कीम क्या होनी चाहिए, ये सब मैंने पढ़ा ही नहीं था। और कॉलेज में बताएंगे भी नहीं, कॉलेज में कोई बताता नहीं है। मतलब इसके बाद कॉलेज में पता क्या बताएंगे, टेस्ला की केस स्टडी। मतलब मैं टेस्ला में कब जा रहा हूँ, टेस्ला आ भी नहीं रही यहाँ पर। ज़्यादातर जो किताबें में पढ़ाई जाती हैं दे आर ऑल वेस्टर्नाइज्ड। इंडियन किताबें तो अब आनी शुरू हुई हैं ट्रेंड में, व्हेन वी हैव स्टार्टेड एक्सप्लोडिंग इन द ऑन द वर्ल्ड स्टेज। बट उससे पहले तो हम लोग फिलिप कॉटलर पढ़ते थे। फिलिप कॉटलर बाहर का ऑथर है, वो बाहर की एग्जाम्पल्स देगा, वो बड़ी बड़ी कंपनीज की एग्जाम्पल देगा। कोई पतंजलि की एग्जाम्पल तो मुझे नहीं मिली किसी में।
मुझे डाबर की कोई एग्जाम्पल तो नहीं मिली, मुझे HUL की एग्जाम्पल मिलेंगी, वो भी इंडियनाइज नहीं, वो भी अमेरिका की, HUL, इंडिया की। तो ये इंपॉर्टेंट सारे एस्पेक्ट्स थे पहली नौकरी में। मतलब पहली नौकरी में भले बड़ी कंपनी नहीं थी, बट मेरा रोल बहुत बड़ा था। कितना नौकरी में जब आप गए थे, आपके पढ़ाई का कितना परसेंटेज काम आ रहा था यहाँ पे, जो इतना मेहनत किया था आपने? मैंने वही बताया ना, 2 ही चीज़ें काम आ रही थी पढ़ाई की, सिर्फ वो ये प्रेजेंटेशन की सामने खड़े होके मुझे अगर क्लाइंट फेस करना है तो मेरे को कोई इशू नहीं था। मेरे को भी यही लगता है कि MBA में सिखा एक चीज आता है कि PPT बनाना और PPT देना दोनों सिखा देते हैं, क्योंकि मतलब इतना देना पड़ता है। मुझे याद है जब पहले सेमेस्टर में पहला PPT देना था तो टांगे कांप रही थी, ऐसे हो रहा था यार ये कैसे होगा। बट जब हम लास्ट दे रहे थे तो एक पॉइंट था कि यार तुम लोग रहने दो, मैं अकेला देता हूँ। मतलब जनरली क्या होता था, ग्रुप प्रेजेंटेशंस होती थी, तो होता था कि यार तुम रहने दो, मैं अकेला देता हूँ, बिकॉज मेरा ये टॉपिक, मैं इसमें मतलब प्रॉपर हूँ इस टाइम पे। तुम लोग शायद आकर बीच में कुछ तुमसे क्वेश्चन कोई पूछ लेगा, तुम आंसर नहीं दे पाओगे, हमारे पॉइंट कट जाएंगे, मैं देता हूँ। सो देयर वाज अ पॉइंट व्हेन आई डिड माय फाइनल प्रेजेंटेशन ऑल बाय माई सेल्फ। डेजर्टेशन होता है, एक मिनी PhD बोलते हैं MBA में, लास्ट में, मतलब PhD तो नहीं होता बट उसको हम डेजर्टेशन प्रोजेक्ट बोलते हैं। तो लास्ट में आपको एक प्रोजेक्ट के ऊपर पूरी प्रेजेंटेशन अकेले देनी होती है, और तब तो आपका कॉन्फिडेंस, वो कॉन्फिडेंस ऐसा हो जाता है। हर एक का नहीं होता, बट कईयों का होता है, कईयों का नहीं होता। मतलब ये एक स्किल है जिसके ऊपर मैं अभी भी लोगों को बोलता हूँ। मतलब इस पॉडकास्ट में हम थोड़ा डाइग्रेस शायद कर रहे हैं, बट कोई इंसान अगर MBA कर रहा है ना, फॉर एन एग्जाम्पल, उसको बोलो कि यार ये 2 स्किल पे काम कर ले, इसके अलावा कुछ चाहिए नहीं है मार्केट में। तो एक बात बताओ सर, मान लो अभी कोई MBA नहीं कर पा रहा है, मान लो अभी एक ऐसा बच्चा है जिसका 25-30 साल का नौकरी है, अच्छा कर रहा है, वो उसको कंटेंट और कॉन्फिडेंस दोनों चाहिए। उसके पास MBA में जाने का ना पैसा है ना टाइम है, ठीक है, वो अपना कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाए सो दैट वो भी पब्लिक स्पीकिंग कर पाए, और उसको पब्लिक स्पीकिंग करके लेट्स उसको फेमस नहीं होना है, फेमस होना है, कंटेंट क्रिएशन करना बात अलग है, बट एटलीस्ट वो जॉब पे परफॉर्म कर पाए, लोगों से अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए, लोग के अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है। तो जैसे आपने डेवलप किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मेरा जो आज व्यूअर है वो कैसे कर पाएगा? मैं आपको बताऊं, वो ये अगेन मैं अपनी लाइफ के ऊपर ट्राई किया हुआ। मैं पंजाब से हूँ, ठीक है। पंजाब में मैक्सिमम लोग, जब मैक्सिमम तो नहीं कहूँगा, बट एक लार्ज परसेंटेज ऑफ लोग व्हेन दे स्पीक इन इंग्लिश ना, देयर एक्सेंट इज पंजाबी, मतलब अंग्रेजी में ना पंजाबी की झलक आती है। करेक्ट, हाँ। गलत और सही नहीं बोल रहा हूँ, बट आती है। सही बात है, हाँ। सिंग इज किंग देखा हमने। मैंने अपनी अंग्रेजी कैसे सुधारी? मैं भी उसी जगह से आता हूँ, मेरे आसपास कोई अंग्रेजी बोल नहीं रहा। मुझे क्रिकेट देखने का बहुत शौक है बचपन से। मतलब मैं 1996 के वर्ल्ड कप से क्रिकेट पे हुक्ड हुआ था, तो आज की डेट में मैं क्रिकेट देखता हूँ सब छोड़ के। कमेंट्री जो थी ना, तब हिंदी कमेंट्री आती थी और इंग्लिश भी आती थी, बट मैं इंग्लिश कमेंट्री सुनता था। ओके। 1996 से 2007 तक, जब तक मैंने अपनी MBA के लिए प्रिपेयर करना शुरू किया, मैं इंग्लिश कमेंट्री सुनता था। मुझे ये पता लग गया था कि सही अंग्रेजी है क्या, क्योंकि आप 10 साल क्रिकेट से सुन रहे हो आप। कमेंट्री सुनने से आपका क्या हुआ? लोग कहते हैं सुनने से क्या होगा, मैं कहता हूँ सुनने से ये होगा कि आपको ये पता लग जाएगा कि सही अंग्रेजी है क्या। मतलब मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ, आज की डेट में बहुत सारे लोग जो इंग्लिश के साथ स्ट्रगल करते हैं ना, उनको यही नहीं पता कि जो उन्होंने सेंटेंस बोला वो एक्चुअली सही था या गलत। उनको सेंटेंस ही फॉर्मेशन नहीं पता। जब तक आप सही अंग्रेजी सुनोगे नहीं ना, तो आपको सही बोलनी कभी नहीं आ सकती। पहले सुननी शुरू करो। ट्राई एंड गेट इनटू द हैबिट ऑफ लिसनिंग टू द राइट। पहला स्टेप ये रहेगा, पहला स्टेप था मेरा सुनना। बहुत पावरफुल है कि मैं भी सोच रहा हूँ कि मैंने इंग्लिश कैसे सीखी, तो मैं भी यही सोच रहा था कि मैं भी देख देख के सुन के। किसने सीधा बोलनी शुरू करी? किसी ने भी नहीं। सबसे पहले सुनना शुरू किया। जब आपने सुनना शुरू कर दिया, आपको पता लग गया, आपके जहन में आ गया, आपका एक मसल मेमोरी बन गई कि यार सही ये है। तो जब आप बोलना शुरू करोगे, जैसे गलती करोगे ना, यू विल गो बैक कि यार ये गलत मैंने बोला, मुझे इसको सही करना है। जब आप इस लूप में आ गए ना कि बैक ऑफ द माइंड मेरे पास सही अंग्रेजी है और मुझे फ्रंट एंड पे अब सही अंग्रेजी बोलनी है, आप अंग्रेजी सीख जाओगे। आप 6 महीने 1 साल में अंग्रेजी सीख जाओगे, अगर आपने अपनी मसल मेमोरी इतनी ज़बरदस्त बना ली है। सब कॉन्शियस में आपको अंग्रेजी सही पता होनी चाहिए, जुबान पे आ जाएगी सही धीरे धीरे। और उसके बाद प्रेजेंटेशन दे कैसे, तो ये रहा, मैं समझ गया, सुनते रहो। दूसरा स्टेप, अब मुझे खुल के बोलना भी है। चलो हिंदी में बोले, इंग्लिश में बोल लो, बट खुल के बोलना भी एक स्किल है। मैं आज इसके ऊपर भी आपको बताता हूँ। लोग को ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होती है कि वो बोल इसलिए नहीं पाते बिकॉज उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, कंटेंट ही नहीं है। मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सिर्फ अंग्रेजी में तो बात नहीं कर रहे हम तो लार्जली हिंदी में बात कर रहे हैं। बट कोई ऐसा भी इंसान आएगा आपके पास जो नहीं बोल पाएगा, उसका रीज़न कम्युनिकेशन स्किल्स ही नहीं होता, कंटेंट उसका रीज़न है।
आपने अपने आप को उतना कंटेंट ही नहीं दिया हुआ, अंग्रेजी आ भी जाएगी तो आप अंग्रेजी बोलोगे क्या, अंग्रेजी में बोलोगे क्या? सो फर्स्ट कॉन्फिडेंस पहले होना चाहिए आपके पास। कॉन्फिडेंस क्या देगा आपको? कंटेंट। कंटेंट है तो कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस आएगा आपके जहन में, सबकॉन्शियस माइंड में सही अंग्रेजी है। कंटेंट भी आप कैसे गैदर करोगे? पढ़ोगे ही ना, पढ़ेंगे जितना तो पढ़ोगे भी रही को सही अंग्रेजी, किसी किताब से पढ़ोगे तो सही अंग्रेजी पढ़ोगे, कहीं से सही ऑथेंटिक जगह से सुन रहे हो तो सही अंग्रेजी सुनोगे। जब दो चीज़ें आपके पास आ जाएगी ना, बोलना अपने आप आ जाएगा। फिर उसके बाद हैबिट है कि आपको अपने नॉर्मल दिन में कोशिश करनी है कि अपने आप को थोड़ा सराउंड करो ऐसे लोगों के साथ कि जो थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल रहे हैं। जब आपने अपने आप को सराउंड कर लिया ना ऐसे लोगों के साथ, तो अंग्रेजी आ जाएगी। अंग्रेजी एक भाषा है, बहुत नॉर्मल सी। तो बहुत आपने पावरफुल चीज़ बताई है कि अब लोग को ये डिसाइड करना है कि उन लोग के पास कम्युनिकेशन स्किल का प्रॉब्लम है कि कंटेंट का प्रॉब्लम है। यस, आपने एक अच्छा एक नया प्रॉब्लम दे दिया उन लोगों को ढूंढने के लिए कि क्या उनके पास कंटेंट है भी कि नहीं बोलने के लिए। नहीं, कंटेंट गैदर करोगे तो शायद ऑटोमेटिकली वो बोल पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ हम सारा दोष ना कम्युनिकेशन को दे देते हैं। मैं कहता हूँ आप अपने साथ ये एक्सरसाइज कर लो कि मेरे को अंग्रेजी तो, मेरे को हिंदी आती है, हिंदी तो हम बोल ही सकते हैं ना, सारे बोल सकते हैं। मैं कहता हूँ इंग्लिश भी नहीं, हिंदी भी नहीं आती, इंग्लिश भी नहीं आती। कोई पंजाब से पंजाबी आती है, पंजाबी में आप एक काम करो, शीशे में खड़े होके आंखों से आंखें मिला के एक चीज के ऊपर बात करो अपने साथ 2-5 मिनट बात कर लो, समझ में बात करके देखो आप कर पाते हो। दैट मीन्स आप उस टॉपिक के ऊपर आपका कंटेंट तो है। फिर कम्युनिकेशन पे आओ ना यार। कम्युनिकेशन तो आप तब आओगे जब आपके पास कुछ बोलने को ही नहीं है, तो आप कम्युनिकेशन को दोष क्यों दे रहे हो? हम कहते हैं हमें अंग्रेजी नहीं आती, इसलिए क्योंकि हमारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। जब बोलने के लिए होगा ना, यू विल फाइंड वर्ड्स फॉर श्योर, कम्युनिकेशन आ जाएगी, कोई इशू नहीं है। सुपर। सो नवदीप जी आपने बहुत एक बड़ा चीज़ यहाँ पे बताई है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो मेरे को लग रहा है इसके बाद से लोग का सॉल्व हो सकता है। अब मेरे को थोड़ा सा ना इन्वेस्टमेंट पार्ट में आना है। सो लेट्स से आपने 18 लाख रुपीज़ तक आपने, जब आपने जॉब छोड़ा तब थे, एक जॉब में 10 साल थे। सो क्या मोटिवेट किया वो उस 10 साल रहने के लिए? एंड क्योंकि जब आप उस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सबसे जिंदगी अपने सबसे ज़्यादा टाइम आप उसी जॉब में थे, तो अपने फाइनेंशियल जर्नी कैसी थी आपके इस पीरियड ऑफ टाइम पे? क्योंकि आपने बताया मैं घर भी लेना चाह रहा था, उस पर भी हम थोड़ा बात करेंगे। डिसीजन मेकिंग का क्या हुआ? मैंने 2007 में अपनी एमबीए शुरू करी, 2009 में ख़त्म करी। 2009 जनवरी में मैंने नौकरी स्टार्ट कर दी। 2010 में जब मैंने दूसरी नौकरी ज्वाइन करने लगा था, उससे कुछ शायद 10 दिन 15 दिन पहले मेरी पहली नौकरी का कुछ कॉर्पस जमा हुआ था मेरे पास। ठीक है। मैंने नौकरी और 2,64,000 2,64,000 एक साल मैंने काम करा था। तो मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या करी, जिस तरह से मैं कॉलेज में जीता था उसी तरह मैंने फर्स्ट नॉकरी में भी जिया। बाइक में था, बाइक में रहा। पैसे बढ़ गए तो शौक नहीं बढ़ा लिया? किराया नहीं, वो मैंने नहीं किया। ये तो सब लोग करते हैं। मतलब मैंने बचा लिए पैसे। क्यों? नॉर्मल फोन चल रहा है, मेरे को बताओ। मैंने कोई नया फोन नहीं खरीदा। टेम्पटिंग नहीं हो रहा था कि मैं यार लेते लेते संभव नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे दिमाग में पहले दिन से क्या था, मुझे कुछ लेना है, मुझे कुछ बड़ा लेना है। मेरे दिमाग में पहले दिन जूते, मतलब घर लेना, मतलब सस्ती लालच नहीं, आपको महंगी लालच थी। समहाउ ऐसा कह सकते हो। मेरे को लालच बड़ा ही था। मेरे को था कि यार कुछ करना है तो बड़ा करते हैं। और दिमाग में ये था कि मैं नोएडा में था, फिर मैं जॉब दिल्ली में कर रहा हूँ, कल को वापस नोएडा में भी जाना पड़ सकता है, गुड़गांव में भी जाना पड़ सकता है, फरीदाबाद में भी जाना पड़ सकता है। मेरे दिमाग में था कि मेरे को हर सिटी में ना कोई घर चाहिए, मुझे किराए पे नहीं रहना। पता नहीं, ये माइंडसेट था दिमाग में घुस गया कि जहां पहले दिन से वहां पे मेरा एक प्रॉपर्टी होना चाहिए। अब ये मेरी जीन्स में से ले लो, या घर में कोई कभी ऐसे रहा ही नहीं किराए पे। मतलब आई थिंक पिछले मेरे पैदा होने से, मेरे फादर के पैदा होने से भी पहले से कभी किराए पे नहीं रहे, अपने ही घर में रहे। तो ये शायद इनकलकेट किया हुआ था कि किराए पे नहीं रहना। तब ये डिसीजन तो इतने छोटे थे कि ये नहीं था कि आप फाइनेंशियली ये बेटर है या वो बेटर है, बट ये था कि किराए पे नहीं रहना। तो ये था कि सब जगह कुछ ना कुछ चाहिए। तो बड़ा पहले ही एक थॉट प्रोसेस था कि मुझे एक घर चाहिए। तो मुझे छोटी चीज़ों का शौक ही नहीं था इतना। वाह। तो कितना पैसे बचा लिया आपने पहले जॉब से? पहली नौकरी में मैंने ऑलमोस्ट, आप बिलीव नहीं करोगे, 70% के आसपास। मतलब मेरे पास 70%, मतलब ऑलमोस्ट 1.25 लाख, मैं आपको 2 लाख रुपए मतलब मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं है, बिकॉज 15 16 17 साल 15 साल के आसपास हो गया। पहली नौकरी में मैंने करीब 1.5 लाख के आसपास, जब मैंने पहली नौकरी छोड़ी, मेरे अकाउंट में 1.5 लाख रुपए थे। 2,64,000 रुपए में से कुछ इंसेंटिव भी मिलते थे। क्या था तभी? 23 साल की उम्र में आपके हाथ में 1.5 लाख रुपए थे मेरे पास। अब व्हेन आई लुक बैक,
मैं सिर्फ 1.5 लाख की ही अगर मैं बात करूं तो आज वो कितने मल्टीपल हो गए होते, मैं कुछ भी ना किया होता तो मेरे को 1.5 लाख से मुझे ये देखना था कि इससे किस ऐसे घर की पहली किश्त निकल सकती है। मतलब घर लेना था, लोन भी नहीं लेना था, घर लेना था, अपने पैसों से लेना था और इन्हीं पैसों से लेना था। ठीक है, फिर क्या तो मेरी रिसर्च शुरू हुई। हाँ। एक फ्रेंड से बात करी, उसके फ्रेंड का कोई रियल एस्टेट में था, तो मैंने पहला घर, करीब 15 लाख का घर था, 15 लाख का सोनीपत में, उसकी 10% की पेमेंट थी जो मैंने अपने करीब 60-70 हज़ार रुपये थे, मैंने 20,000 रुपये के आसपास रखे। एक महीने। ये आपका इन्वेस्टमेंट था कि रहने के लिए था? ये मेरा इन्वेस्टमेंट था। सो आपके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ये सोनीपत में था, मैं दिल्ली में था। अच्छा, आपने सोनीपत में लिया। तब बातें चलती थी सोनीपत विल बी लाइक अ बिग टाउन एंड ऑल ऑफ दैट। तो बहुत नाइव थे। करेक्ट। सोच ये नहीं थी कि हाँ म्यूचुअल फंड का पता नहीं, ये कुछ नहीं पता। अच्छा, ये सब नहीं, रियल एस्टेट ही पता है बस। तो रियल एस्टेट में आपने इन्वेस्ट रियल एस्टेट में डाल दिया। फिर क्या हुआ? अगेन यहाँ पर मैं कहूँगा डिसीजन। फादर से पूछा, पापा डाल दूँ? कह रहे हैं हाँ ठीक है। आए भी नहीं, मतलब माई फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट आई डिड इट ऑल बाय माई सेल्फ। लोन। और एज क्या थी आपकी? 22, 22.5, 23 साल। 23 साल की उम्र में आपने पहला इन्वेस्टमेंट घर ले भी लिया, 15 लाख का घर ले लिया, दिया 1.5 लाख है, बिकॉज वो कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान था। अच्छा, मतलब आपको पता है ना कि 3-4 साल 5 साल पहले, तब उस टाइम पे रेरा वगैरह ये वो सब होते नहीं थे, रेगुलेटरी अथॉरिटीज रिस्क नहीं था आपके हिसाब से, या आपने मैं वही कह रहा हूँ, मैंने लुक बैक मुझे लगता है यार रिस्क नहीं था। मैं 1.5 लाख जो भी सारा पूरा सारा मतलब कमाया था मैंने लगा दिया। तो आपकी पूरी जमा पूंजी आपने डाल दी उसके अंदर? मैंने डाल दी, मेरी जो इंडिविजुअल जमा पूंजी थी मैंने लगा दी। मैंने कहा कोई बात नहीं, देखते हैं। ये एक माइंड में ये हमेशा सीन था कि यार विल सी क्या होगा। 1.5 लाख ही तो लगाया ना, सारा पेपर वर्क है, पढ़ा लिखा इंसान हूँ, सब देख सकता हूँ। थोड़ा कंसल्ट भी किया, ऐसा नहीं है। दोस्त से पूछा, दोस्त के 2-4 रिश्तेदारों से पूछा, कुछ लोग रियल एस्टेट में इन्वॉल्व थे उनसे भी जाकर पूछा। मतलब काइंड ऑफ इतना कॉन्फिडेंस था कि किसी के साथ जाकर बात कर सकता हूँ 23 साल की एज में। तो जाकर बात करी, उनसे पूछा, कहते हाँ ठीक है। उनके 2-4 प्रोजेक्ट्स देखे, दिल्ली में उनके प्रोजेक्ट्स थे उस कंपनी के, नाम नहीं लेना चाहूँगा फिर बाद में इश्यूज हो जाते हैं। मैंने उनके प्रोजेक्ट्स देखे, डिलीवर हुए थे, मैंने कहा ठीक है लेते हैं। 1.5 लाख है, क्या है, 3-4% का सेविंग इंटरेस्ट मिलेगा, कुछ है नहीं, डालते हैं, डाल दिया। फिर क्या हुआ? फिर नेक्स्ट किस्त कैसे भरे? और आज उसके बाद मैंने नौकरी शिफ्ट करी। 22,000 की सैलरी थी, 22,000 की सैलरी थी, 26,000 की सैलरी लगी, मैं गुड़गांव शिफ्ट हो गया। और ये 26,000 में आप लास्ट 10 साल से इसी नौकरी में थे? प्रमोशन इसी नौकरी में थे 2019 तक। 26,000 की सैलरी में गया और 1 साल काम किया, और काम बहुत डट के किया। मतलब जो पहली नौकरी में मैंने सीखा था ना, भले सैलरी कम थी, दूसरी में भी स्टार्टिंग सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं थी, टफ टाइम्स थे, पर मैं सीखा बहुत था। तो जिन लोगों से मैं फिर compete कर रहा था ना, जो मेरे साथ ही 26,000 की सैलरी पे थे, उनसे मुझे कम से कम नहीं तो बहुत ज़्यादा आता था, क्योंकि मेरा एक्सपोजर वैसा था। ऐसा नहीं था कि मैं कोई बहुत इंटेलिजेंट आदमी था, एक्सपोजर ज़्यादा मिल गया था मुझे। पिछली नौकरी मेहनत की, जम के वैल्यू 1 साल में मेरी सैलरी हो गई 45,000, 26,000 से 45,000। और मैंने कोई ऐसा थ्रेट भी नहीं किया। मतलब विद इन 6 months ऑफ माई सेकेंड जॉब, जिसमें मैं 10 साल बिताए, मेरे पास ब्लैकबेरी था। मतलब आई वॉज चोजन, मी एंड अनदर पर्सन, 2 बंदे चूज हुए कि इनको ब्लैकबेरी दो, ये अच्छा काम कर रहे हैं, ये बाहर जाते हैं, इनको लैपटॉप दो। तब लैपटॉप नहीं मिलते थे, डेस्कटॉप ही होता था, उस पर काम करते थे। डेस्कटॉप लैपटॉप में ऐसा क्या किया? मतलब अगर यहाँ से किसी को अगर सीखना है, क्या मैं पॉलिश था, सैलरी डबल कैसे किया जाए 6-8-10 महीने के अंदर? मैंने अपने ना कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत काम किया। मैंने अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स पे बहुत काम किया कि मुझे पब्लिक फेसिंग इशू नहीं है। मेरी सीईओ और मैं प्रेजेंटेशन देने चले जाते थे, वो अमेरिका रिटर्न थी। तो बेसिकली आप क्लाइंट ला के देते थे, कंपनी को बेनिफिट होता था, क्लाइंट ला के देता था और मैं प्रेजेंटेशन भी दे रहा हूँ। सीईओ सोच रहा है यार ये बंदा 23-24 साल का है, ये 200 लोगों के सामने खड़े होकर बात कर रहा है। नन ऑफ देम द अदर कंटेम्पररीज ऑफ माइन, दे कुडंट डू इट। और जब मैं कर रहा था तो वो किसी को और ऑप्शन भी नहीं मिल रहा था, मैं ही कर रहा था। उनको लगा यार ये बंदा जाना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे एक ऐसी चीज़ मेरे को अनुपम मित्तल की याद आती है, जो शार्क टैंक में आते हैं, बोलते हैं कि ऐसी स्किल्स सीखो जो थोड़ी सी डिमांड में रहे और बाकी लोगों को सीखना डिफिकल्ट रहे। एग्जैक्टली, तभी आपको एक बड़ा ग्रोथ मिलेगा। तो आपके लिए वही बेनिफिट किया, टाइम पे सीख लो, टाइम पे सीख लो, टाइम पे सीख लो स्किल। इवेंचुअली आप अंग्रेजी बोलना या कॉन्फिडेंट हो ही जाओगे यार। मतलब जब आप कॉर्पोरेट में रह लोगे ना 5-10 साल, तो आप हो ही जाओगे। पहले साल में कर लो। ओके 2 साल अगर पढ़ाई करने को मिले हैं ना यार, उसको इतना भुनाओ कि आपको लगे यार
कि ये 2 साल मेरे मेकिंग थे, आपको उस टाइम रियलाइज नहीं होगा एक्चुअली, बट वो 2 साल आपके मेकिंग होते हैं। इन 2 स्किल पे काम कर लोगे ना, डिसीजन मेकिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स पे, और तीसरा कंटेंट पे के काम लिए कर कुछ लोगे। होना मतलब मैं चाहिए, जब मैं जरूरी बात है। कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर रहा हूँ, मैं इंटरपर्सनल स्किल्स, लार्जर पिक्चर वो है कम्युनिकेशन आप बोल रहे हो, मतलब कम्युनिकेशन कम्स विद कंटेंट। विद कंटेंट, और आपने डिसीजन मेकिंग कर ली। फिर क्या हुआ सर उसके बाद? तो दूसरे साल 45,000 की 45,000 पे पहुंच गया, एंड तीसरे साल 20% का इंक्रीमेंट, फिर 20% का इंक्रीमेंट, 25% का इंक्रीमेंट, 30% का, ऐसे चला। फिर तो आपको इसलिए फिर आई एम श्योर कि आपको job मतलब फिर 3 छोड़ने लाख की से जरूरत ही नहीं पड़ी। 18 मुझे नौकरी की जरूरत ही क्योंकि नहीं, 20, क्योंकि 25, 30 मिनट तब मिलता है जब आप कोई जॉब छोड़ के भागते हो कहीं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है देवेन, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हर कोई इंसान ना अपने काम से थोड़ा थक जाता है, मोनोटोनस हो जाता है। 100% नौकरी छोड़ता क्यों है इंसान? True. वो कहता है यार ये रोज ही सेम ही प्रोसेस। बड़ी कंपनीज में देखोगे ना, सारे प्रोसेस ड्रिवन है, Process driven, हाँ exactly. प्रोसेस ड्रिवन है। आप भी एक कंपनी रन कर रहे हो, Correct. रोज नई चीज होती होगी, True, exactly. कुछ मोनोटनी तो है ही नहीं। आज कुछ कर रहे हो, कल कुछ कर रहे हो, परसों कुछ कर रहे हो। बड़ी कंपनी प्रोसेस ड्रिवन, Process driven रहती है। मतलब आप किसी भी बड़ी कंपनी का नाम ले लो, यू टॉक टू अ पर्सन, दे विल नो यार मेरा एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ, Exactly. एक प्रोसेस है, मैंने वो करना है। थक जाते लोग, फिर उनको या तो ग्रोथ के लिए भागते हैं या काम के लिए भागते हैं, छोड़ते हैं। मैं जिस कंपनी में पहले था, वहां पर भी कुछ नया रोज कर रहा हूँ। जिस कंपनी में मैं उसके बाद था, वो भी एक काइंड ऑफ स्टार्टअप ही था। Okay. 10 साल में वो हम रोज कुछ ना कुछ नया ही कर रहे थे, नया कर रहे थे। तो थकावट तो थी ही नहीं। मैं आज, और मैं बैठ किन लोगों के साथ रहा हूँ एज अ 23-24 ईयर ओल्ड, मैं सीनियर मैनेजर से नहीं बैठ रहा हूँ, मैं बैठ रहा हूँ सीईओ के साथ, CEO के साथ आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, जो मैनेजमेंट लेवल के साथ आप बैठ रहे हो, जो किसी एमएनसी से काम करके आया हुआ है, यूएस में रहकर आया हुआ है। मेरा जो ग्रोथ हो रहा है काइंड ऑफ एक्सपोजर है वो एक्सपोनेंशियल हो रहा है। क्योंकि मैं जिन लोगों के साथ बैठ रहा हूँ वो मेरे से बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल हैं, और मैं अगर उनके साथ कहीं मैच कर रहा हूँ एंड वो मुझे अपने साथ बिठा रहे हैं, दैट मीन्स मैं कुछ ना कुछ तो सीख ही रहा हूँ। एग्जैक्टली। जो पैसा देके भी आप किसी कॉलेज में किसी क्लासेस में नहीं लोग सीखोगे। मैंने देखा है बहुत डरते हैं इस चीज से, यार ये तो मेरी लीग का नहीं है, मैं नहीं इसके साथ बैठ सकता। यार गिव इट अ शॉट, क्या हो जाएगा। एग्जैक्टली। मैं जब अपना जर्नी एक बार देखता हूँ सर यहाँ पे, तो जैसे मैं भी जब था तो मेरे भी दोस्त सब बड़े बड़े थे, तो मेरे घर वाले भी बोलते थे तू अपने उम्र के लोग के साथ दोस्ती क्यों नहीं करता। और मुझे अपने उम्र के दोस्तों के साथ मजा ही कभी नहीं आता था, क्योंकि वो जो बातें करते थे मेरे को भी समझ ही नहीं वो आता। समझ नहीं आती थी। तो और जब उन लोग कोई बड़ी बात करते तो मेरे को अच्छा लगता था, शायद वो भले फेक मारते रहेंगे, हाँ, बट मुझे अच्छा लगता था यार ऐसी बातें सुन सुन के मेरा माइंड बहुत डेवलप हुआ। तो जो मेरे को लग रहा है कि एक्सपोजर तो मिल रहा था ना, exposure एक मिल रहा मतलब है। आपको अहेड ऑफ योर टाइम वाला एक्सपोजर मिल रहा एग्जैक्टली। अब सच कितना झूठा उस उम्र में पता नहीं लगता है। था। वो तो आपको इवेंचुअली पता लग ही जाएगा व्हेन यू विल ग्रो। एग्जैक्टली। पर आपको विजडम मिल रहा है ना एट अर्ली एज, जब आपके पास एनर्जी है। 45 पे वो एनर्जी नहीं होगी जो 23 पे होगी, यार गिवन है। मतलब 23 और 35 में भी बहुत अंतर है। अच्छा। 35 साल में भी वो एनर्जी नहीं होगी जो 23 में होगी। 23 में मतलब मुझे याद है, मैं अपनी पहली नौकरी में एक कैनपी लगा के वहाँ पर लीफलेट बांटने के लिए भी रेडी था आफ्टर डूइंग माय एमबीए। अच्छा, रोड पे जैसे वो मार्केटिंग रोड पे, मतलब मैं कैंपेन कर रहा हूँ, आई एम द डायरेक्टर ऑफ द मार्केटिंग कैंपेन दैट इज गोइंग ऑन। मैंने बंदे हायर किए हुए हैं जो लीफलेट बांटेंगे, वो नहीं बांट रहे ना, तो मैं अपने हाथ में वो गड्डी लेकर लीफलेट बांटने के लिए रेडी हूँ। 35 साल 36 साल की उम्र में मैं नहीं हूँगा रेडी। जनरली आज शायद 23 साल 24 साल की उम्र के भी बच्चे रेडी नहीं होते, वो कहते हैं यार ये काम मैं नहीं करूँगा। एग्जैक्टली। बट वट यू आर बेसिकली डूइंग, आपको एक काम मिला हुआ है, वो काम करना जरूरी है कैसे भी हो। आपने बंदे हायर किए, जो आपको पैसे दे रहा है, आपकी जो कंपनी है वो आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रही है, पैसा दे रही है, उसकी तो गलती नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके एम्प्लॉयर की तरफ होनी चाहिए। जब आप काम कर रहे हो उसको भी एक बिजनेस की तरह ही देखो कि यार मैंने आज 5,000 रुपये लगाए हैं इस कैंपेन से, मुझे कम से कम नहीं तो कुछ नहीं तो मेरी कॉस्ट तो निकालनी है। कॉस्ट तो निकालनी है। ये बहुत, जो आपका माइंडसेट है ना, ये बहुत कम लोग का होता है। मैं आपको बताऊं सर, लोग का ऐसा होता है कि जितना तनख्वाह उतना काम, बाकी रघुपति राघव राजा राम। हम उतना ही काम करेंगे जितना हमें पैसा मिलता है, बाकी हमें कुछ लेना देना नहीं है। ये जो इन्वॉल्वमेंट का माइंडसेट है, जितने ही मेरे दोस्त आज एक हाई पेइंग पैकेज पे है, कोई मेरा एक दोस्त 25-1 लाख का है, कोई हमारे स्टूडेंट 50-1 लाख की सैलरी पे रहते हैं, उनका ये माइंडसेट में कॉमन दिखता हूँ कि उनका इन्वॉल्वमेंट, वो अंदर घुस के काम करते हैं, एज अ बिजनेस अपना समझ के काम करते हैं। पीएनएल वाला पर्सपेक्टिव लेकर चलना चाहिए आपको। पीएनएल वाला वेरी नाइस कि मैंने आज मेरी कंपनी के 5,000 लगवाए, मैं तो उस एक्सटेंट तक जाता था कि 5,000 अगर लगे, मेरी आज की दिन की दिहाड़ी कितनी पड़ रही है। अगर मैं 22,000 रुपये लेता हूँ, वीकेंड्स निकाल दूँ तो 1,000 रुपये दिहाड़ी मेरी भी है। एग्जैक्टली। 6,000 लगा है, मुझे 10,000 निकाल के दूंगा
तो मेरे को और इनकरेजमेंट मिलेगी कंपनी से दोबारा ये सब चीज़ें करने के लिए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि लोग ये सोचते हैं कि यार कंपनी का बेनिफिट हो जाएगा, मतलब हाँ। उनका छोड़ दो एक बार के लिए, आप अपना तो सोच लो। एग्जैक्टली अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करो आप। मैं आज ये चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज मेरे लिए ये लाइफ लॉन्ग मेमोरीज हैं। मतलब मैं उससे सीखा हूँ, मुझे पता है कि वो उस टाइम पे शायद छोटा काम लग रहा होगा किसी को, एग्जैक्टली, बट मुझे तब भी नहीं लग रहा था। मुझे आज भी पब्लिकली इसको बताने में कोई शर्म नहीं आ रही कि मैंने यार तब सड़क पे खड़े होके लीफलेट भी बांटे हैं एज एन MBA, कोट पैंट पहन के। वाओ, तो वो इम्पोर्टेंट जरूरी है। फिर उसके बाद सर क्या हुआ, सोनीपत का फिर क्या हुआ? फिर पहली इंस्टॉलमेंट दे दी, दी। फिर हम दूसरी नौकरी में आ गए, दूसरे साल तक 45 और ये वो हुआ क्या, वो प्रोजेक्ट ऐसा निकला कि उसको 10 साल लग गए बनने में। अरे 10 मतलब अभी मिला आपको? मतलब 3-4 साल 5 साल पहले? 5 साल पहले 10 साल लग 10 साल लग गए। ओके। अब 10 साल में मेरे को देना अब क्या था, 15 लाख का फ्लैट था, 13.5 लाख ही तो देना था। मेरे पास तो 10 साल थे, तो आराम धीरे 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 करके मैंने पे कर दिया। मुझे पहली प्रॉपर्टी के लिए लोन भी नहीं लेना पड़ा और कुछ भी नहीं करना, और मेरे पास अपना एक सेविंग के लिए एक जगह बनी हुई थी कि मुझे बचा के इसको देना है। एक तलवार मैंने अपने सर पे लटका ली थी। जो बाकी लोग SIP करते हैं, आपने ये कर दिया। SIP करते थे या कुछ भी करते थे या कुछ भी नहीं करते थे। SIP होगा ना, सोनीपत इन्वेस्टमेंट प्लान। बिल्कुल SIP। सो मेरी SIP था सोनीपत इन्वेस्टमेंट प्लान हो गया। तो मैंने वहां इन्वेस्टमेंट कर ली और मेरे सर पे एक तलवार लटकी हुई थी ही। तो मुझे था, और मेरे को जैसे मैंने कहा ना स्टार्टिंग में रिलेशनशिप के बारे में, तो एक कहीं ना कहीं ये था कि यार क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि मेरे को 1.5 लाख देना है, मेरे पास 1.5 लाख नहीं होगा, कम होगा। मेरे पास नौकरी है, थोड़ा बहुत लोन ले सकता हूँ, लोन लेने से पहले मैं अपने फादर के पास जा सकता हूँ। एग्जैक्टली, हाँ। सो मैंने कहा ना कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन ऑफ रिलेशनशिप एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन ऑफ रिलेशनशिप। तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन तो फादर से इनको कॉन्फिडेंस में तो लिया हुआ था कि घर ले रहा हूँ, तो कल को 20-25-30 हज़ार की नौकरी कुछ जरूरत पड़ेगी तो फादर इज देयर, हिल हेल्प मी आउट। अमेजिंग। तो वहां से इन्वेस्टमेंट करने का एक हौसला मिला था बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप्स। और फास्ट फॉरवर्ड टुडे, आज जो सोनीपत का वैल्यू कितना है? मैंने उसको एक्चुअली अभी रिसेंटली सेल किया, वो ऑलमोस्ट 2.5-3 टाइम्स में मैंने सेल कर दिया। वाओ, मतलब 15 का ऑलमोस्ट 45, मतलब 3 टाइम्स तो नहीं हुआ, करीब 37-38 के आसपास मैंने उसको सेल कर दिया। ग्रेट। एक और अच्छी बात क्या हुई, मेरे पास लोग कहते हैं ना रियल एस्टेट खरीदो तो उसके ऊपर एक खर्चा पड़ जाता है, पड़ता है, उसको 5%, 6%, 7% पे रजिस्ट्री तो करानी पड़ती है ना। अगर आपने 15 लाख लगाया है तो उसको 5%, 6%, 7% पे लगाना पड़ेगा। करेक्ट। मेरे पास उसमें ऑप्शन थी कि उसको मैं सीधा ट्रांसफ़र कर सकता था। तो मैंने जब फाइनली सेल किया तो मैंने उसकी रजिस्ट्री नहीं कराई, मैंने उसको सेल किया, तो मैंने वहाँ भी 1.5-2 लाख रुपए अपने बचा लिए। जो 15 लाख की चीज़ 17 लाख की पड़नी थी मुझे, वो 15 की ही पड़ी। वेरी नाइस। तो ये आपका एक हो गया, ये मैंने एक किया प्लान। और जब मैं दूसरी नौकरी में आ गया इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की अगर मैं बात करूं तो मैं हाँ कि आप एक जॉब में थे, आपने अच्छे मैं जॉब में थे, अच्छा आपने अपने ऊपर काम किया, अपने एक्टिव इनकम करने के लिए बढ़ाते गए। उसके अलावा आपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज की अगर मैं बोलूँ तो आज और बाकी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आपने क्या क्या किया? सो आज की डेट में मैं मेजरली रियल एस्टेट में इन्वेस्टेड हूँ और मैं डेट में भी इन्वेस्टेड हूँ, मैं इक्विटी में भी इन्वेस्टेड हूँ। डेट इन द सेंस FDs, PPFs, TFs। आई हैव 2 daughters, सो उनके नाम पर सुकन्या XYZ, मतलब सब मिला के, मतलब आपने गवर्नमेंट डेट्स, प्राइवेट डेट्स सब मैंने किया। गुड। बिकॉज कुछ नाइविटी में भी किए हैं और कुछ सोच समझ के भी किए हैं कि कुछ किसी ने कह दिया कर दो यार, तो चल रहे हैं। तो डेट बोले उसमें LIC आ गया, उसमें LIC। मेरी पहली इन्वेस्टमेंट एक प्लान था, उसको यूलिप कह सकते हैं यार, वो भी नाइविटी में किया, पता ही नहीं था यार इसमें नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। व्हेन आई लुक बैक, मैंने उसमें 5 लाख इन्वेस्ट किया। अच्छा। आज उसकी वैल्यू 7-7.5 लाख ही है सिर्फ, एंड आई इन्वेस्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ 12 years। 12 साल में कुछ बढ़ा ही नहीं। उन लोग सिर्फ सिक्योरिटी बेचते हैं। मेरे को लगता है यूलिप्स और ये सब स्कीम्स ना आदमियों को गरीब करती है। वो आपको इंश्योरेंस देते हैं, टर्म इंश्योरेंस दे देते हैं और दिखाते हैं कि आपको इतना इन्वेस्टमेंट डालोगे तो ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बट आपको पता ही नहीं होता कि यार टर्म इंश्योरेंस जैसी एक चीज़ है जिसको आप आइसोलेशन में लो, अलग से ले लो, 9-10 हज़ार रुपये में जितना जल्दी ले लोगे उतना सस्ता मिल जाएगा, उतना बड़ा आपको एक अमाउंट के लिए सिक्योरिटी मिल जाती है। ले लो जब तक आपका उतना कॉर्पस नहीं बनता। मैं तो ये कहता हूँ जब आपका कॉर्पस बन जाए ना, आपको पता है कि अब आप आज रुक भी जाओगे, मतलब मान लो नहीं भी रहते हो, तो आपकी फैमिली के लिए इतना कॉर्पस है कि वो अगर SWP भी कर लेंगे ना तो दे विल बी एबल टू लिव। तब आपको सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, हाँ SWP कर लो,
और मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आपको फिर वो वाला पैसा भी लगाने की ज़रूरत नहीं है जो आप एक टर्म प्लान पे लगा रहे हो। टर्म प्लान क्या है? टर्म प्लान तो यही है ना कि आप अगर नहीं हो तो आपको वो पैसा आपके पास, आपके जो पीछे रह गए उनको मिल जाए। बट अगर आपने ऑलरेडी इतना कॉर्पस बना लिया है तो आपको उस 1 करोड़ 2 करोड़ की जरूरत ही नहीं, या फिर आप उसको इतना बड़ा बना लो कि आपको अपने पीछे कुछ अलग ही लेवल की लग्जरी वाली लाइफ देनी है। करेक्ट। तो आप रख लो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो रख लो। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इसको कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट में डाल सकता हूँ, भले वो 10,000 का ही प्लान हो या 15,000 का ही प्लान हो 1 करोड़ के लिए, तो 15,000 आप ऐसी चीज में इन्वेस्ट कर लो जो आपको मिल जाए वापस। ये मिलते नहीं है ना। ट्रू। टर्म प्लान वाले 15,000 आपके गए, बट अगर आपने 15,000 मान लो इक्विटी में ही डाल दिए तो आप 5 साल 10 साल अगर इन्वेस्ट भी करते रहोगे, हर साल भी 15,000 कर लोगे तो कुछ तो मिलेगा ना वापस। एग्जैक्टली। आपने कॉर्पस तो ऑलरेडी अपना बना ही रखा है, तो आपको फिर उस पर रिलाय करने की जरूरत नहीं है। आपकी एक मेंटल पीस के लिए आपका कॉर्पस है, जब तक नहीं है तब तक टर्म प्लान ले लो मेंटल पीस के लिए कि यार मैं हूँ नहीं हूँ, मेरी फैमिली टेक केयर हो जाएगी। इसीलिए, और ये वही लोग ज़्यादातर करते हैं जो कनेक्टेड है। जो सिर्फ इंडिविजुअलिज्म में है वो ये नहीं करेगा। वो कहेगा यार ठीक है मैं हूँ तो मेरे पास हैं पैसे, नहीं हूँ तो क्या ही करना है, मुझे कोई पैसे चाहिए। बहुत आपने फाइनेंशियली जो, क्योंकि फाइनेंशियल नॉलेज बहुत ज़रूरी जो आप सर यहाँ पे दे रहे हो, और इसीलिए आज के डेट में जो भी 20s और 30s में है उनको अपने ऊपर काम करना, एक फाइनेंस का नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू बिकम अ करोड़पति या एक आगे बढ़ने के लिए। हाँ, एक और चीज़ जहाँ मतलब आप कह रहे थे उसके ऊपर ही आ रहा हूँ कि मैंने अपना जब सोनीपत वाला सारा जो ये वाली SIP की हम बात कर रहे हैं, सोनीपत इन्वेस्टमेंट प्लान, जब ये चलता रहा तो पता लग गया कि सैलरी भी अब बढ़ गई है। करेक्ट। अगर मुझे हर साल बाद 1.5 लाख रुपए देने हैं तो इतना मैं सेविंग कर लेता हूँ। तो अब दूसरा सेविंग क्या करूँ? तो दूसरी सेविंग मैंने एक ये कर ली जो यूलिप वाला, उसमें 50,000 रुपये मुझे साल के देने होते थे 10 साल के लिए, तो वो भी एक 50, तो मेरे पास 2 लाख की सेविंग एक तरह से हो गई थी। मैं करीब 6 लाख 7 लाख के पैकेज पे पहुंच चुका था, मतलब 3-4 साल और लगाने के बाद। अब दिमाग में आया यार 10-15 हज़ार 20,000 की सेविंग का और एक कॉन्सेप्ट बन रहा है। मतलब मेरे पास, मैंने खर्चे बहुत एक्सपोनेंशियली अपने बढ़ाए ही नहीं। करेक्ट। थोड़े बहुत आपके फेवर में काम किया एक्चुअली, बिकॉज मैंने खर्चे नहीं बढ़ाए, इनकम नहीं बढ़ती, उनके एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं। मैंने नहीं बढ़ाए। जैसे मेरी सैलरी 25 से 45 हुई तो मेरे खर्चे 10,000 से 12,000 भी नहीं हुए। ये फेवर में काम किया एक्चुअली आपके। तो मेरे पैसे जब 45 से 65 हुआ, 1-2 साल लग गए होंगे, तो मेरे पास 20,000 फिर से पड़ा है ना स्पेयर। क्या करूं? अकाउंट में पड़ा अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, लगाओ, सीधी बात है। पता नहीं, अब तो हम पॉडकास्ट वगैरह में ये सुनते हैं कि यार अकाउंट में पैसे नहीं रहने चाहिए, कहीं ना कहीं इन्वेस्टेड रहने चाहिए, पैसा ऐसे तो आपका कम हो रहा है, 3% 4% में कम हो रहा है। उस टाइम पे नहीं होता था, बट पता नहीं एक था दिमाग में, एक बिजनेस माइंड था या जो भी था, नौकरी में होने के बावजूद या अपने पेरेंट्स से ये इनहेरिट किया था या मैनेजमेंट पढ़ी थी तो थोड़ा आइडिया था। तो ये डिसाइड किया कि यार अब ये 20,000 स्पेयर हैं तो इसका क्या करें। तो थोड़े से पैसे इकट्ठे हुए, तो मैंने कहा यार वो जो एक सपना था कि मेरे को हर जगह एक घर चाहिए, फरीदाबाद। हाँ। तो फिर उस टाइम पे एक स्कोप देखा, अब यार अब एक 30-35 लाख वाला घर ले सकता हूँ, वहां लूंगा जहां मैं रह सकता हूँ। सोनीपत में पता था सोनीपत में जाकर रह नहीं सकता, नोएडा में रह सकता हूँ, गुड़गांव में रह सकता हूँ, दिल्ली में रह सकता हूँ। दिल्ली में रहना नहीं था मुझे, गुड़गांव या नोएडा रहना था। नौकरी मेरी गुड़गांव थी, शहर मुझे नोएडा बहुत पसंद था क्योंकि मैं पढ़ा नोएडा में था। तो मैंने कहा गुड़गांव में तो थोड़ा एक्सपेंसिव था उस टाइम पे, 30-35 लाख रुपए में कहाँ मिल जाएगा? नोएडा में। फिर एक दोस्त के साथ मिले, थोड़ा सा डिस्कशन फादर से किया, करीब पहली पेमेंट करने के लिए वही 2.5-3 लाख रुपए चाहिए थे। 2.5-3 लाख रुपए थे, सेव थे आपके, 10% दे दिया। इसको एक और घर ले लिया। नवदीप सर आपने, मतलब इसको अगर मैं थोड़ा सा टेक्निकल बैकग्राउंड कर दूं ना हमारे व्यूअर्स के लिए, तो आपके पास ना हमेशा एक अपॉर्चुनिटी फंड इसको बोलते हैं जो आपके पास हमेशा रेडी था। अपॉर्चुनिटी फंड क्या होता है कि आपने पैसा रखा है, खर्च नहीं किया है, आप वेट करो अपॉर्चुनिटी का या अपने एक दिल की चीज का लेने का। करेक्ट। और जब आपको अच्छी डील मिल गई, लेट्स से अगर आपके पास पैसे उस टाइम पैसे नहीं रहते तो आपको एक प्रॉपर्टी पसंद आ गया, आपके अपॉर्चुनिटी फंड है ही नहीं, आप जमा करोगे तब उसका भाव बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी फंड भी एक बनाते रहना चाहिए। उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर ये भी है कि आप वो पैसे बचे कैसे? पैसे बचे एक ही वजह से, क्योंकि सबसे पहले आपके दिमाग में था कि मुझे कोई ना कोई जगह पर इन्वेस्ट करना है, मुझे कुछ बनाना है। अगर मेरे दिमाग में ये बैक ऑफ द माइंड थॉट ही नहीं होता तो मैं साथ के साथ फोन, गाड़ियां, ये वो सब में पैसे लगा देता। जब कोई और लेता मैं नहीं ले पाता, और वही हुआ जब मैं वो वाली साइड पे था, मैं वो था जो ले रहा था, और बहुत सारे दूसरी साइड पे थे जो
नहीं ले रहे थे, तो मेरे साथ के दोस्त। फोमो नहीं हो रहा था कि मेरा दोस्त गाड़ी में घूम रहा है, वो बाइक ले रहा है, वो नए फोन ले रहा है, और मैं इधर गरीबों की तरह जिंदगी जी रहा हूँ? बिकॉज गरीबों की तरह जिंदगी जी भी नहीं रहा था मैं। ओके, मैं वेस्ट खर्चा नहीं कर रहा था। आई नेवर, मतलब मैं ड्रिंक नहीं करता था, मैं स्मोक नहीं करता था, मैं अच्छी जगह पर रहता था हमेशा। मतलब मैं पीजीज में रहा हूँ अपने, जब तक शादी नहीं हुई तो पीजी में रहा हूँ, पेइंग गेस्ट में। हाँ, पेइंग गेस्ट। पर मैं एसी वाले कमरे में रहूँगा। मैं बाइक चलाता था, अच्छा ही बाइक चलाऊँगा, मतलब मेरे पास पल्सर होता था। उसके बाद घर वालों ने कहा कि हाँ अपने पास 2 गाड़ियाँ हैं, एक गाड़ी तू ले जा, यहाँ पर 2 गाड़ियों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं वहाँ से ले ली, रादर देन बाइंग माई ओन थिंग, मैंने घर से गाड़ी मंगवा ली, तो गाड़ी चलाता था। बहुत प्लान चले हो आप। मतलब मैं स्टेप बाय स्टेप चला हूँ, ऐसा नहीं कि एक दिन मेरी 45,000 सैलरी होगी तो सीधा मैंने 25,000 की गाड़ी की EMI लगा ली। वो नहीं किया मैंने। या गाड़ी आ गई तो मुझे अपना एक सेपरेट फ्लैट ही चाहिए। मतलब उस टाइम पे 8 बजे से पहले घर नहीं आता था, सुबह 8 बजे घर से निकल जाता था, शाम को आकर एक अच्छा एसी वाला कमरा सोने के लिए चाहिए होता था, वो मेरे पास था। तो पैसे बचे ऐसे, मतलब क्योंकि खर्चे नहीं बढ़ाए। तो आपने एक्टिव इनकम बढ़ाते गए, पैसे यहाँ पे बचाते रहे, एक्टिव इनकम और बढ़ती अपने गई, एक्सपेंस को बहुत कंट्रोल रखा। फिर नोएडा में कैसा हुआ सर? बड़ा सपना था नोएडा में, वही पैसे इकट्ठे हुए 2.5-3 लाख रुपए। लोन यहाँ पे भी लिया आपने कि? अभी पहली इंस्टॉलमेंट देने के लिए लोन नहीं लिया, ठीक है, दे दिया। ये मेरे को 3 साल में घर मिलना था, और ये घर 10 साल नहीं खींचा, ये 3 साल में घर मिल गया, तो मुझे पैसे देने थे। तो मैंने अपना जिंदगी का पहला लोन लिया, जिंदगी का पहला लोन। ओके, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लोन लिया। और पहले दिन से ये था कि इस लोन को खत्म करना है, क्योंकि मेरे पूरी परिवार का पहला लोन था। मेरे से पहले किसने लोन नहीं लिया था आज तक, पूरे परिवार का लोन था। बिजनेस में कहीं ओवरड्राफ्ट ये वो, कभी आज तक किसने लोन लिया ही नहीं मेरे लाइफ में। मतलब मैंने, मेरे पेरेंट्स ने, किसी ने आसपास, मतलब किसने लोन नहीं लिया, मैंने लिया। तो मेरे को था कि पहले दिन से इसको ख़त्म कैसे करना है। घर जो है वो तो मुझे रखना है, बट घर का फ़ायदा तभी है, मेरा वो तभी है करेक्ट जब ये लोन खत्म होगा। नहीं तब तक तो बैंक का ही है। बैंक से, हाँ वही, तब तक तो बैंक का पेपर आपके घर पे। आप जो आजकल जो बात लोग कहते हैं ना कि यार घर आपने खरीद लिया लोन लेकर, तो घर तो बैंक का है, आपका क्या है? एक दिन किस्त मत दो एक बारी तो नोटिस आ जाएगा, 4 बार नहीं दोगे तो घर ही चला जाएगा, या बिक जाएगा तो जो मार्जिन मनी होगी शायद वापस मिल जाएगी, बाकी तो जाएगा। तो सबसे पहला आइडिया था कि यार ये लोन खत्म करना है। ठीक है, 20 साल का लोन था, मुझे था कि इसको ख़त्म कैसे करना है। बैंक से जाकर पूछा कि ये मैं इतने का लोन लिया है, तो मैं इसको ख़त्म करूंगा अगर 20 साल में, तो आई विल एंड अप पेइंग हाउ मच। करेक्ट। ये सवाल एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और कोई पूछता नहीं है। तो मैंने देखा यार ये तो मेरे से इतना पैसा लूट लेंगे कि इतने साल में तो इस घर की वैल्यू ही नहीं उतने तक पहुंचेगी, तो मुझे ये कम कैसे करना है ताकि मैं अपना प्रिंसिपल कम कर सकूं। तो मेरे को एक उन्होंने कहा, हाँ प्रिंसिपल कम होगा तो इवेंचुअली इंटरेस्ट कम होगा। प्रिंसिपल खत्म करने के लिए मुझे उधर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे डालने पड़ेंगे। हाँ। तो मेरे पास जो बचा, जितना पैसा बचा सब प्रिंसिपल में डालता गया, जितना पैसा EMI करता था उससे आप ज़्यादा डालते गए। और आपको शायद ध्यान हो, उस वक्त नया ये सिस्टम चला था कि होम लोन पे आप प्री पेमेंट करोगे तो आपको पेनल्टी नहीं लगेगी, उससे पहले पेनल्टी लगती थी। आज भी बहुत सारे कई जगह पर पेनल्टी लगती है। ऑटो लोन्स में अभी धीरे धीरे अब हुआ है कि नहीं लगती है, पर पहले लगती थी। अगर लोन पहले वापस कर रहे हो तो आपको पैसे लगते थे। 1-2 बार मुझे लगे हैं स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद वो हट गया। तो मैंने जितना हो सका उतना मैंने उसको। कितने साल में फिर खत्म किया इसको आपने? मैंने उसको खत्म किया, फिर भी मुझे 6 साल लगे। 6 साल में मैंने खत्म कर दिया। 6 साल बहुत कम टाइम होता है। 6 साल 20 साल का लोन, बट मुझे फिर भी लगता था कि मुझे काफी टाइम लगा। 30 लाख का लोन आपने लिया, मतलब करीब हाँ 25 लाख का मैंने लोन लिया। 25 लाख का लोन आपने 6 साल के अंदर उड़ा दिया। 6-7 साल में। क्योंकि हुआ क्या, अब मैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन ऑफ माई रिलेशनशिप, इस दौरान मेरी शादी भी हुई। ओके, माई वाइफ केम इनटू द पिक्चर। दोनों कमाते थे। अब ये घर मेरा नहीं है सिर्फ, दोनों। अच्छा, आप यहाँ पे रहना चालू कर दिए थे ना? अच्छा, आप रहते थे रेंट? मैं रेंट पे ही रहता हूँ। और ये रेडी हो गया आपका प्रॉपर्टी? मैंने रेंट पे फ्लैट नहीं लिया, मैं शेयर करके रह रहा हूँ, पीजी में रह रहा हूँ, अकेला हूँ, जब तक मेरी शादी नहीं हुई है। हाँ, फिर शादी जब मेरी शादी हुई तब मैंने फ्लैट लिया। ओके, पीजी से हटा, मैंने फ्लैट लिया। मैं फ्लैट भी शेयर करता था, मैं और मेरी वाइफ। करेक्ट। और मेरा एक बहुत करीबी दोस्त, आज वो कनाडा में है। हम दोनों एक ही फ्लैट में थे। ओके, तो वहां पे भी एक सेविंग अपॉर्चुनिटी बना। सेविंग मतलब उस फ्लैट का रेंट गुड़गांव में, मतलब मैं एक
पॉश एरिया में रहता था, साउथ सिटी 1 में। हाँ, मेरे को वही लगा मतलब कि- अगेन मुझे कि रहना आपको अच्छी जगह अच्छी जगह रहना था, तो आपने ऐसा मैंने स्प्लिट किया। opportunity मैंने कहा ढूंढ यार वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो भी मैरिड है, मैं भी मैरिड हूँ, व्हाई नॉट। एग्जैक्टली। वाइफ से पूछा, शी हैड नो कंप्लेन्स, शी सेड आई नो दिस गाय बिकॉज आई न्यू माई वाइफ बिफोर, वी वर डेटिंग फॉर सम टाइम। अच्छा, लव मैरिज थी, वेरी नाइस। तो हमने फिर वो शेयर किया, हमारे खर्चे फिर से हाफ, बहुत कम हो गए, मतलब हमारी मेड, हाँ, हमारा हर सब मतलब कुछ रखा सब divide है, by 2 हो गया। गाड़ी भी है, मेड भी है, सफाई भी हो रही है, घर भी पॉश एरिया में है, बहुत अच्छा घर है, पर खर्चा आधा है। आधा है अभी भी। अगेन रिलेशनशिप। रिलेशनशिप। तो यहाँ पर अब मेरी वाइफ भी आगे पिक्चर में, शी इज ऑल्सो अर्निंग, आई एम ऑल्सो अर्निंग। तो मेरी इन फटाफट आपने डालना चालू किया। उसको मैंने बोला कि ये घर सिर्फ मेरा नहीं है, अब यू एंड आई आर 1 यूनिट, हम दो है ही नहीं, हम एक हैं। 1 यूनिट। एंड यहीं पर मैं कहता हूँ कि रिलेशनशिप इतने इंपॉर्टेंट हैं। अगर वो अंडरस्टैंडिंग ना होती, वो कहती है मेरी सैलरी है, मैं इसको तो हाथ नहीं लगाने देना। शी सेड वी आर वॉट एवर इन्वेस्टमेंट्स वी आर डूइंग इट टुगेदर। सो अगर ये इन्वेस्टमेंट है, पहले इसके लोन से बाहर निकलते हैं। किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अगर एफडी में भी डालूंगा तो मुझे 7% मिलेगा, वहां 9, 9.5, 10% का इंटरेस्ट जा रहा है, पहले उसको खत्म करते हैं ना। खत्म करते हैं, उसको खत्म किया, तो इसमें 6 साल लग गए। फिर जब हम साथ रहना शुरू हुए, फिर एक टाइम आया जब मेरा फ्रेंड मूव कर गया, देन वी स्टार्टेड लिविंग इन दैट फ्लैट ऑल बाय आवरसेल्व्स। तो फिर खर्चा बड़ा बढ़ा, पर तब तक हमारी सैलरीज अच्छी हो गई थी। अच्छी हो चुकी थी। और शायद नोएडा से रेंट आना चालू हुआ था तब तक। नोएडा से फिर रेंट आना शुरू हुआ, अच्छा, 3 वहाँ साल से- में वो खत्म हुआ। अभी ईएमआई चल रही थी, हाँ। बट ईएमआई में उसने भी कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। मेरी ईएमआई मैं देता था, आई थिंक कुछ जितनी भी ईएमआई देता था, मुझे याद भी नहीं है, उसका आधा कंट्रीब्यूशन वहां से आना शुरू हो गया। सो वहां से हेल्प हो गया। वाइफ, मैं, सैलरी बढ़नी शुरू, ये सारी चीजें हेल्प, स्पेयर मनी थोड़ी सी बननी शुरू हो गई, वापस से बननी फिर डबल बननी शुरू हो गई। लोन की किस्त जारी है, लोन की किस्त बहुत। दिस वाज इन ईयर जब नोएडा का आपका लोन फिनिश हुआ। ये मैंने किया मान लो कोविड के आसपास, मतलब 2000 आई थिंक 13-14 में मैंने घर लिया, 2019-20 में 19-20 के आसपास हुआ। मैंने तो खत्म 19-20 किया, तक मतलब आप- एक आधा साल ऊपर नीचे हो सकता है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। तो 19-20 तक अगर मैं आपका इन्वेस्टमेंट देखूं तो देयर वाज 2 प्रॉपर्टी, एक सोनीपत नोएडा। 19 तक मैंने तीसरी प्रॉपर्टी ले ली थी। अच्छा, 2017 में मैंने रहने के लिए अपना घर ले लिया, अच्छा, फर्स्ट टाइम। और वो जब हमारी शादी हो गुड़गांव में चुकी ले थी। लिया। शादी होने के 3 साल बाद मैंने अपना घर गुड़गांव में ले लिया। हम दोनों ने पैसे जमा किए। अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हिम्मत नहीं होती थी यार, इतना लोन तो लेना ही पड़ेगा, इतना कॉर्पस नहीं है। गुड़गांव में 80 लाख 90 लाख 1 करोड़ से नीचे घर तब भी नहीं था। ओके। मैंने जहाँ लिया वो थोड़ा गुड़गांव में उस वक्त थोड़ा आउटस्कर्ट्स में पड़ता था, ओके। बिल्कुल सेंट्रली लोकेटेड। तो आप ले सकते थे तो 2 कमरे का फ्लैट मिलेगा, 3 कमरे का फ्लैट नहीं मिलेगा। हमें था अगेन रहना अच्छा है, ट्रू। कम्यूट कर लूंगा, रहना अच्छा है। तो डिसीजन लिया, एक 3 BHK ले लिया। 3 BHK लिया। हाँ, 3 BHK लिया। उसके लिए कॉर्पस कैसे इकट्ठा किया, उसमें तो फिर 3 BHK लेना है तो 80 लाख 90 लाख 80-85 लाख रुपए चाहिए थे उसके लिए। करेक्ट। उसके लिए तो 8-10 लाख तो कम से कम चाहिए, पहला इन्वेस्टमेंट, पहला पेमेंट करने के लिए। मतलब वो ऑलरेडी घर बना हुआ था, मैं बिल्डर से नहीं ले रहा था। इससे पहले मैंने जो लिए थे घर वो बिल्डर से लिए थे। अब मैं किसी ने बिल्डर से लिया हुआ था, मैं रीसेल में ले रहा था। एग्जैक्टली। जो रियल एस्टेट को जानते हैं उनको रीसेल समझ आ जाएगा। तो उसको मुझे 3 महीने में सारी पेमेंट करनी है। सीधी बात है, तो पैसे फिर कहाँ से आएंगे? तो मेरे पास 8 लाख 10 लाख 12 लाख के आसपास का Save पैसा करना। चाहिए, कहाँ से आएगा जी? अच्छा। तो यहाँ हमने एक नई चीज़ अपने लिए की। वो क्या? मैंने कहा 50 लाख 60 लाख तक का लोन ले सकते हैं, हमारी उतनी लिमिट है, इससे ज़्यादा लिमिट नहीं है। क्योंकि उसमें भी होता है कि जो भी आपकी टोटल जॉइंट भी अगर आप लेते हो तो जितना भी आपकी इनकम है उसके आधे तक की आप EMI दे सकते हो, उससे ज़्यादा आप EMI नहीं दे सकते। तो मैंने अपनी पहली कैलकुलेशन लगाई कि हम 60,000 तक की EMI अफोर्ड कर सकते हैं। तो करीब करीब 50-60 लाख का लोन मिलेगा, बाकी हमें कॉर्पस इकट्ठा करना पड़ेगा। करेक्ट। इस वक्त मेरे पास शादी हुए शायद 3 साल हो गए हैं, 2 साल हो गए हैं जब हमने घर देखना शुरू किया। ओके। हमारे पास कुछ ज़्यादा पैसा नहीं है, थोड़ा बहुत है, फंड थोड़ा ही था 3-4 लाख, क्योंकि बहुत सा इन्वेस्ट कर रहे सब जगह मेरा फंडा ही ये था कि मुझे ज़्यादा पैसे जेब में रखने ही नहीं है, सब जगह इन्वेस्टेड रखना है। 2-3 लाख दोनों के पास मिलाकर 5-6 लाख रुपए। अब बाकी पैसे कहाँ से लाएं? हमें तो मार्जिन मनी कम से कम 20-25 लाख रुपए की चाहिए। मैंने और वाइफ ने एक प्लान किया
कि हमें 60 लाख की EMI देनी है ना, तो हम सोचते हैं कि हमने घर आज खरीद लिया है, हमने आज लोन ले लिया है, हम सोचते हैं ये, लेट्स मैनिफेस्ट इट एंड सी कि हमारी कैपेसिटी है कि नहीं। अभी अपने गले में फंदा नहीं डालते पहले, पर पहले फंदे का एक वो फील लेते हैं, हाँ, एक फील लेते हैं। मैंने कहा 60,000 हम सैलरी में से निकालेंगे, RD में डालते हैं। आरडी है रेकरिंग डिपॉजिट। अच्छा, रेकरिंग डिपॉजिट, ओके। कि हर महीने डालना है, जैसे EMI जाती है वैसे रेकरिंग डिपॉजिट करेंगे। हमने रेकरिंग डिपॉजिट शुरू कर दिया, अगेन डिसीजन ले लिया, कर दिया शाम को जाकर कर दिया। हर बार आपने एकदम प्रॉपर्ली बैंक नहीं गया, ऑनलाइन RD निकाली 7% के आसपास की, कर दिया। साल बीत गया, 7,20,000 डाला था, 7 लाख, 7.5 लाख, 7,60,000 के आसपास का कॉर्पस इकट्ठा हो गया। 2-3 लाख पहले थे, करेक्ट। 14-15 लाख रुपए हाथ में आ गए। अब 14-15 लाख रुपए हाथ में आ गए, कॉन्फिडेंस अलग है। करेक्ट। प्रॉपर्टी की वैल्यू उस एक साल में बढ़ी नहीं, जो घर जितने में देखा था फेवर में काम कर गया, उतने में था। अगर आप इफ यू गो बैक बिटवीन 17, 18, 19 प्रॉपर्टीज बढ़ नहीं रही थी, तब तो रियल एस्टेट बहुत कम चल हाँ, रहा था। 16, 17, 18 के आसपास कुछ भी नहीं था। तो कॉर्पस आ गया। अब हमने डिसीजन ले लिया, हमने कहा कि चलो अब हम घर लेने जाते हैं, क्योंकि पहली 10% की पेमेंट करनी होती है जब भी आप घर लेते हो। करेक्ट। 8 लाख रुपए, हमारे पास तो 12-14 लाख रुपए हो गए, 8 लाख की पेमेंट हम कर सकते हैं। पहला डिसीजन हमने ले लिया, घर खरीद लिया। 8 लाख की पेमेंट थी, 80,000 रुपये पहले दिए, 1% पेमेंट जिसको बयाना बोलते हैं रियल एस्टेट टर्म्स में, वो किया। 1 महीने 45 दिन बाद 8 लाख की पेमेंट करी, और थोड़े से पैसे इकट्ठे हो गए। फिर उसके बाद हमने लोन लिया, और जो बाकी मार्जिन मनी थी वो जुटा के हमने पे कर दिया। और घर का उस वक्त हमने 80 लाख रुपए में घर लिया। और आज क्या वैल्यू है उस घर की? मतलब बेचने जाऊंगा तो आई थिंक 2.5 करोड़ के आसपास बिक जाएगा। 3 करोड़ का रहेगा, बट ऑब्वियसली वो एसेट नहीं बोल सकते, बट स्टिल उसका वैल्यू, मतलब मेरे लिए वो इमोशन है। मेरी बेटी वहां पैदा हुई, मेरा पहला घर में वहां गया, मेरी दूसरी बेटी वहां पैदा हुई, तो मेरे लिए वो उसकी इमोशनल वैल्यू है। मेरे लिए उसकी एक दूसरी वैल्यू भी है। ऐसा नहीं है मैं अगर यहाँ नहीं रह रहा होता, इस घर के अंदर मुझे 40,000 का किराया देना पड़ता, 40,000 दे रहा होता, जो कि मेरा कोई असेट में नहीं जा रहा होता, बट मैं दे रहा होता उसको। और क्योंकि मैं डाइवर्सिफाइड था, इस वक्त तक मेरा म्यूचुअल फंड में भी पैसा जाना शुरू हो चुका था। हाँ, मैं उस पर आ रहा था। तो अभी आपने लोन भी ले लिया, यहाँ पे नोएडा आपने जस्ट खत्म किया, और दूसरा आपका, तो अभी मैं मोटा आपका पोर्टफोलियो 1-1.5 करोड़ का हो गया, इंक्लूडिंग योर होम। हाँ, यहाँ देखा जाए तो फिर उसके बाद बाकी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या थी आपकी? अब क्या हुआ, इंटरेस्टिंग चीज हुई। 2 साल मैंने EMI दी, क्योंकि आदत तो डाल चुका था अपने आप को 60,000 की। तो 2 साल मैंने 2019 तक मैंने ये किया। 2020 में आ गया कोविड। ठीक है, हम चले गए घर। हमने ये डिसीजन ले लिया जिस दिन मोदी जी ने अनाउंस करना था ना कि ये बंद करने वाले हैं। क्या हुआ, मैंने ना एक मूवी देखी, वो केट विंसलेट वाली मूवी है, जो इसी के ऊपर है, कोरोना वायरस के ऊपर ही मूवी है। ओके। क्योंकि ये सब पता लगना शुरू हो गया था कि ऐसे कुछ कोरोना वायरस वगैरह कुछ आ गया, तो मैंने एक मूवी देखी, उसमें दिखाया था कि बॉर्डर सील हो गए। तो मैंने अपनी वाइफ को बोला, यार ये जो मूवी में हो रहा है ना, ये एग्जैक्ट वही होगा। डिसीजन लेना पड़ेगा, यहाँ रहना है, बंद रहना है, या अपने घर में चले। जलंधर में घर बड़े होते हैं, यहाँ फ्लैट्स में रहने ना। एक दिन डिसाइड किया, दूसरे दिन वापस जलंधर। 2 साल जलंधर है। अमेजिंग। 2 साल जो कमाया। अच्छा, इनकम में कुछ कम ज्यादा हुआ था कोविड में? इनकम चलता रहा, नौकरियां चल रही थी। गुड। इनकम तो वही रही, खर्चा जीरो। और अच्छा, EMI गवर्नमेंट ने माफ कर दिया था, वो तो नहीं, EMI में देता रहा, लोगों ने नहीं दी, मैं देता रहा। मेरे पास पैसे थे, मैं तो नौकरी कर रहा था। मैं पैसा देता रहा। मेरी सेविंग्स उतनी बढ़ गई जितना मेरा खर्चा था। मेरी खर्चा 0 हो गया। घर था, घर पे दाल चावल सबके लिए बन रहे, तो मेरे लिए भी बन रहे। मेड है तो जो सबके लिए कर रही है, मेरे लिए भी कर रही है। करेक्ट। मेरी कोई जो खर्चा था वो क्या था, मेरे म्यूचुअल फंड्स, मेरी EMI ऑफ द हाउस, मेरा और कोई खर्चा नहीं। 2020 में से म्यूचुअल फंड चालू कर दिया? नहीं, मैंने म्यूचुअल फंड चालू कर दिया 2000 आई थिंक 15 के आसपास। अच्छा, 15 से आपने 5,000। ओह वाओ। सो 5,000 से मेरी पहली। आप रियल एस्टेट भी कर रहे थे, तभी MF भी कर रहे थे, तो आपने बहुत डाइवर्सिफाई चले हो। मैंने डाइवर्सिफाई, और अच्छी बात है कि आपने एक्सपेंसेस को बहुत कंट्रोल करके मैंने एक्सपेंसेस को कंट्रोल किया। तब 5,000 मेरी एक वो जाती थी म्यूचुअल फंड में, वो भी टैक्स सेविंग।
टैक्स सेविंग में डाला मैंने, मतलब म्यूचुअल फंड विच वॉज टैक्स सेविंग, कि मेरा 5,000 मैं अगर डालता था तो मेरे कम से कम नहीं तो, क्योंकि 20% ब्रैकेट में तब ऑलमोस्ट आ गया था, मेरा 1,000 तो वहाँ से टैक्स से बचता था। तो इफेक्टिवली मैं 4,000 ही डाल रहा था। 4,000 आप डाल रहे थे, अमेजिंग। वाइफ भी 4,000 ही, इफेक्टिवली 4,000, क्योंकि मैंने 5,000 वहाँ डाला तो मेरा जो डिस्पोजेबल इनकम जिसको बोलते हैं आफ्टर टैक्स वाली, वो 1,000 कम कटनी शुरू हो गई। एग्जैक्टली। और इफेक्टिवली मैंने 4,000 डालना शुरू कर दिया। तो इफेक्टिवली 5,000 जा रहा था, 10,000 की हमारी दोनों की मिलाकर पहली म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट जानी शुरू हो गई। फिर वो देखी, थोड़ी देर चली, ये तो ठीक है यार, मतलब 10% के आसपास से रिटर्न दे रही है। फिर दूसरी शुरू करी उसके कुछ 2-3 साल बाद। 2-3 साल बाद फिर 5,000 मैंने, 5,000 उसने। फिर थोड़ा थोड़ा टाइम बीता। 2020 में आप लोग ने 2017 में मैंने अपना घर खरीदा, 2019 तक मैंने उसकी EMI देता रहा। 20 में घर चला गया, बिल्कुल 20 के स्टार्ट में, करेक्ट, मार्च में ही आपने मार्च में इसको ताला लगाया। यहाँ के खर्चे जीरो, नो बिजली का बिल, सिर्फ मेंटेनेंस का बिल आता था क्योंकि सोसाइटी में रहता था मैं, वो बहुत ज़्यादा नहीं होता। घर चला गया, सारे खर्चे हो गए जीरो, जितना पैसा बचा सब लोन में डाल दिया। लोन में डाल दिया? अच्छा, सब लोन में डाल दिया। तो लोन खत्म, जितना लोन था उसको सबको खत्म कर दिया। अमेजिंग। तो आज कहा जाए आप डेट फ्री हो? आज आपका टचवुड आई एम डेट फ्री। अमेजिंग। आई हैव नो डेट ऑन मी। सो ओवरऑल कॉर्पस आपका आज कितने का बना है? सी अगेन, मेरा जब मैं बोलता हूँ मी एंड माई वाइफ कलेक्टिवली। ट्रू। सो हमने दोनों ने मिलाकर आज की रेट में अपना कॉर्पस 5 करोड़ का बना लिया है, विच इंक्लूड्स रियल एस्टेट एंड MF म्यूचुअल फंड्स, इवन यूलिप का भी आज तक भी मेरे पास इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ है, मैंने उसको विड्रॉ नहीं किया। अमेजिंग। सो जॉब से रहते रहते आपने 5 करोड़ का कॉर्पस बनाया, जब एटलीस्ट यू एंड योर वाइफ। सो दिस इज वेरी कमेंडेबल। यहाँ पे जैसे मेरे को एक लर्निंग मैं सोच रहा हूँ मैं क्या लर्निंग लूँ, तो मेरे को एक लर्निंग यहाँ से ये समझ में आ रही है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे किसी का शौक है तो उस पर मैं बहुत अच्छे से काम करूँ और बाकी चीज़ों पे कट डाउन करूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट का शौक था तो आपने घर नहीं, मतलब गाड़ी, उसके अलावा जूते कपड़े में कम खर्चा किया। लेकिन यहाँ पे मेरे को क्या लगता है ना, बहुत लोगों को गाड़ी भी लेनी है एट अ टाइम, घर भी लेने एट अ टाइम, वैकेशन पे भी जाना एट अ टाइम, तो उन लोग को हर चीज़ का जिसको शौक होता है उनको पैसे खर्च करने का शौक होता है। मुझे लगता है कि अगर आपने जो भी निकाल लिया ना आज, उसमें वापस हाथ मत डालो। मतलब आपने आज अगर मान लो एग्जाम्पल देकर 10,000 साइड पे कर लिया है ना, उसको खर्चा करने के लिए वापस उसमें हाथ मत डालो, मतलब उसको अपना पैसा मत मानो। अमेजिंग। जब आपकी ये सोच आ गई ना, और मैं बिलीव नहीं करोगे, मैं वर्ड नशा तो यूज़ नहीं करना चाहता इसके लिए, बट इन्वेस्टमेंट भी अडिक्टिव है। 100%। इन्वेस्टमेंट इज अडिक्टिव। आप इन्वेस्टमेंट्स में जुड़ गए ना एक बार, तो जो इसका एडिक्शन है ना, डिसिप्लिन बनाता है, मेरे को लगता है इतना डिसिप्लिन कर देता है, इतना डिसिप्लिन कर देता है कि आपको लगता है यार मैं ये करता हूँ ना यार, मैं अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सकता हूँ बहुत जल्दी। जैसे आई एम वेरी क्लोज टू म्यूजिक, आई एम वेरी क्लोज टू स्पोर्ट्स, मतलब मैं अभी भी खेलता हूँ। क्रिकेट का बहुत शौक है, देखने का बहुत शौक है। कई लोगों के लिए, मतलब मेरी फैमिली के लिए तो ये होता है कि इसको एक सेपरेट टीवी चाहिए सिर्फ क्रिकेट देखने के लिए। ओके। मुझे म्यूज़िक का बहुत शौक है, मतलब मैं इवेंचुअली चाहता हूँ, और मैं थोड़ा सा इसको प्रोक्रेस्टिनेट करते जा रहा हूँ, बिकॉज वही है कि मुझे थोड़े खर्चे मतलब आप हमेशा कंट्रोल थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेट करने की आदत है। मैं चाहता हूँ कि एक अपना म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो एक छोटा सा, मतलब पर्सनल के लिए, नॉट फॉर कमर्शियल पर्पस, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने गाने रिकॉर्ड करूँ खुद। क्या बात है। सो मतलब मैं समहाउ यही कहना चाह रहा हूँ कि जितना अपने आप को रोक सको, जब आपने खर्चा अपना जहाँ रोका हुआ है और आप उसको अच्छे से एंजॉय कर रहे हो खर्चे को, उसको अननेसेसरीली बढ़ाओ मत, स्ट्रेस मत लो, और इस चीज़ का स्ट्रेस मत लो। फोमो में आज जो सारी दुनिया फंसी हुई है उसमें मत जाओ। मतलब जिस स्टेट से मैं आता हूँ ना, पंजाब से, यू वोंट बिलीव, वहाँ पर हर कोई एक बड़ा ब्रांड पहन रहा है। जो दिल्ली में फैशन है ना, वो आप देखोगे, अगर आप डीप डाउन देखोगे ना, वो ज़्यादा पंजाबीज हैं। Exactly. जो बड़े ब्रांड पहन रहा है, ईगो में, मतलब पंजाबी लोग तो लिव लार्जर देन लाइफ। मतलब मैंने एक स्टैट सुना था कि वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मर्सिडीज है, दैट इज इन लुधियाना। मतलब पता नहीं मैं सही हूं कि नहीं, कि सबसे ज्यादा पर स्क्वायर किलोमीटर मर्सिडीज की
सेल्स पेनिट्रेशन जो है वो दैट्स इन लुधियाना। कि मैंने भी देखा है उन लोग हमेशा अपने, मतलब मेरे भी दोस्त है कुछ पंजाबी, दिल्ली नहीं, मुंबई नहीं, हाँ but वहाँ। हाँ, बट क्योंकि उन लोगों को बहुत शौक होता है, पंजाबी लोगों को बहुत होता है शौक। ना, मुझे बड़े भी दिल शौक। वाले होते हैं उन लोग, सेविंग वेविंग शायद उनको इतना समझ नहीं आता जितना अगर हम भी चले जाए तो हम पे भी यारों की तरह उड़ाएंगे वो पैसे। एग्जैक्टली और वो मेरे में है, जैसे मैंने कहा ना, मुझे अच्छा पहनने हाँ, का, अच्छा करने का, अच्छी चीज़ में जाने का मेरे को आदत है, बट मुझे वो अभी नहीं करनी है। फिर मुझे वो तभी करनी है जब मैं वही कर सकता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एक बहुत छोटी सी एग्जाम्पल लेता हूँ। गाड़ी लेनी थी, अपग्रेड करना था, मुझे जो गाड़ी लेनी थी वो महंगी थी, बजट अभी था नहीं, तो मैंने क्या किया, डिले किया। इसको बोलते हैं डिले ग्रेटिफिकेशन। आपको जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन क्या होता है, पॉर्न वीडियोस, सिगरेट, दारू, जो इंस्टेंट आपको एक ग्रेटिफाई करती है, आपको अच्छा लगता है, डोपामिन आपका फटाक से स्पाइक करती है। अगर आप डिले ग्रेटिफिकेशन सीख जाते हो, जहां पे आपने बोला आज नहीं कल, सिर्फ एक दिन का डिले करोगे ना, आपके माइंड रेडी हो जाएगा कल वापस से उसको कल पे छोड़ने के लिए, और कल वापस से एक हफ्ते बाद पे छोड़ने के लिए। एग्जैक्टली, बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है डिले ग्रेटिफिकेशन। अगेन इसमें क्या होता है, क्योंकि आज ना ऑप्शंस आपके ऊपर बम्बार्ड की जाती हैं। 100%। फॉर एन एग्जांपल, गाड़ी है, इजी बाइंग कर दिया आपके लिए बहुत। आज अगर कोई चीज़ आपको पसंद आ रही है ना, हो सकता है 6 महीने आप उसको डिले करो, 6 महीने बाद वो चीज़ पसंद ही ना आए, आपको लगे यार अब तो सब दुनिया ने ले ली है, 100%। तो मेरे को तो अब नहीं ये चाहिए, मुझे तो फिर कुछ और चाहिए। और जब वो नई चीज़ आएगी ना, तो वो प्रीमियम पे ही आएगी। प्रीमियम पे आएगी। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको देखो और फिर डिले करो थोड़ा सा पॉसिबल। ये ना कोशिश करो कि यार मैं अगर 50 लाख की गाड़ी लेने लगा हूँ तो मैं 50 लाख, मेरे पास 50 नहीं है तो मेरे पास 25 तो हो कम से कम। ट्रू। ये नहीं कि मेरे पास सिर्फ 5 लाख है, 10% करीब, बाकी 45 लाख मैंने बैंक से ले लिया। ये मत करो आप एटलीस्ट हाफ वे तो पहुंचो यार। हाफ वे आपको बैंक हेल्प कर देगा, तो आपको ये तो कंफर्म्ड है कि आप उस पर लॉस नहीं करोगे, बहुत ज़्यादा लॉस नहीं करोगे। अगर मान लो कल को आपकी गाड़ी बैंक वाला ले भी गया 1% के लिए, तो आपके पास उतना पैसा है कि आप उसको दे सकते हो। लोन लेने से पहले अपने पास इकट्ठा कर लो, फिर लोन लो, लेवरेज करो अपनी पोजीशन को। आपके पास अंदर 1 करोड़ है, आप 1 करोड़ का लोन ले लो। आप एमएफ पे 12% तो ले जाओगे ना उसको, और उसको 9%, 8%, 7% पे भी अगर आपको मिल रहा है, जिस भी परसेंटेज पे मिल रहा है, ले लो, लेवरेज करो। बट डोंट ओवर लेवरेज। लोग ओवर लेवरेज कर रहे हैं आज हर कोई। मतलब मैं आई एम श्योर आई एम नॉट द फर्स्ट वन टेलिंग दिस टू एवरीवन, आईफोन 90% किश्तों पे बिकता है। 100%। 90% आईफोन किश्तों में बिकता है, और 1.5 लाख का फोन वो ले रहा है जिसकी साल के 1.5 लाख नहीं कमाता। साल के 1.5 लाख, ये उसने 1.5 लाख की किश्त बना ली है, और वो उसका फोन 6 महीने में नहीं तो साल में 1 पॉइंट ऐसा आएगा, वो डेप्रिशिएटिंग एसेट है, उसकी वैल्यू समझ नहीं आएगी। और फिर वो प्रीमियम पे लेने जाएगा। उसने एक विशियस सर्कल बना लिया, और उसको पता है कि मेरे को दिखाना है अब एप्पल, या मेरे को कोई अपना एक फ़ोन दिखाना है, या मुझे कोई फोल्ड कुछ तो दिखाना है। अब मैंने एक लेवल सेट कर लिया तो उसके नीचे तो जा नहीं सकता। जब लेवल सेट करते हो तो ऐसा लेवल सेट करो कि उसको मेंटेन करने के लिए आपका सर पे एक स्ट्रेस ना हो। स्ट्रेस फ्री लाइफ जियो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 90% लोग स्ट्रेस फ्री लाइफ जी नहीं रहे, उनको पता ही नहीं है स्ट्रेस फ्री लाइफ क्या होती है। पेचेक जी रहे। पेचेक टू पेचेक। जब आईफोन के बारे में बोला, तो जैसे हम बात कर रहे थे कि पंजाबी से एकदम दिल खोल के रहते, तो एक व्यक्ति है जिनको मैं जानता हूँ, वो मतलब उनके पास ना नॉर्मल फ़ोन था, ही वॉज फ्रॉम पंजाब, मेरे दोस्त भी है। तो एक जन आई, उनके दोस्त ने उनको बोला, अरे यार तू क्या अभी भी घिसा पिटा फ़ोन वापर रहा है, देखो मेरे पास 16 Pro Max है। दूसरे दिन उस व्यक्ति ने जाके 16 Pro Max लाके रख दिया। हाँ। और सैलरी 30,000 रुपये। तो ये ईगो का भी एक बाइंग होता है, बहुत बड़ा ईगो सेलिंग जिसको बोलते हैं। इसको एक बार अमिताभ बच्चन को बोल दिया, अरे आपके लिए ये शोरूम महंगा पड़ेगा, आप कहीं और जाके ले लीजिए। अमिताभ बच्चन ने वहीं से 8 से 10 बिना चेक किए सूट्स उठा लिए। ईगो सेलिंग। ईगो तो बहुत सारे लोग पर्पसली ईगो भी करते हैं। सो नवदीप जी, मेरे को बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और एक लास्ट रिक्वेस्ट करूंगा मैं आपसे, प्लीज़। आपने बहुत चीज़ों पे टच किया। आपने एक्टिव इनकम कैसे बढ़ाया जाए वो भी आपने बताया कि एक्टिव इनकम इतना तेज़ी से कैसे बढ़ा सकते हैं, अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करके किस तरीके से आप अपनी ड्रीम लाइफ जियो, येट अच्छी लाइफ के साथ इन्वेस्टमेंट भी करो। आपने आज 5 करोड़ का कॉर्पस बनाया आपके और आपके पार्टनर ने मिलकर, ये कमेंडेबल है। आपने बोला आपको रिकॉर्डिंग स्टूडियो खोलना है, मैं मतलब जिसको आपको म्यूजिक गाने का शौक है, मुझे सुनने का शौक है। क्या बात है। मैं अगर आप कोई 2 लाइन पंजाबी में वट, क्योंकि आप ऑब्वियसली आप शौक है तो गाते रहोगे, कोई 2 लाइन इस पॉडकास्ट को खत्म करने के पहले आप कोई भी गाओ अपने मन पसंद, इफ पॉसिबल, बट पंजाबी में। एक्चुअली मैं पंजाबी गाने कम हिंदी में गा लो, हिंदी मैं ज्यादा हिंदी गाने गाता हूँ। हिंदी में मतलब थोड़ा ऑड लगता होगा कि सारी दुनिया पंजाबी सुनती है और ये पंजाबी है जो ज्यादा हिंदी सुनता है। हाउएवर मैं पंजाबी भी सुनता हूँ। आई लव ऑल द पंजाबी सिंगर्स।
कोई एक आपका फेवरेट फिर, कोई भी आपका फेवरेट जो हिंदी इंग्लिश हिंदी सुनाता हूँ हाँ मेरा एक्चुअली, अगर क्योंकि रिलेशनशिप्स मेरी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट रहा है, एग्जैक्टली हाँ तो उसी पे ही है, सो उसी को सुना दो, टॉप ऑफ द माइंड आ रहा है। बातें जरूरी हैं, तेरा मिलना भी जरूरी, मैंने मिटा देनी ये जो तेरी मेरी दूरी, परा परा, बातें जरूरी हैं, तेरा मिलना भी जरूरी, मैंने मिटा देनी ये जो तेरी मेरी दूरी, झूठी है वो राहें सारी दुनिया की, इश्क जहाँ न चले, तेरा होना मेरा होना क्या होना, अगर न दोनों मिले, तू पहला पहला प्यार है मेरा, तू पहला पहला प्यार है मेरा। क्या बात है, अमेजिंग। सॉरी, आई एम नर्वस, मैंने ऐसे कभी किया नहीं है, सो नहीं अपॉलजीज। मैंने पहली बार किसी से पॉडकास्ट पे गाना गवाया और मेरे को लग रहा है कि किसी ने पॉडकास्ट पे नहीं गवाया, बट अमेजिंग वॉइस, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक कि आपका जल्द से रिकॉर्डिंग स्टूडियो आप बनाओ, और बहुत मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा बात करने के बाद भी आपने इतना अच्छा आवाज में गा पाए, सो मतलब थैंक यू, इट वाज अमेजिंग। अपॉलजीज फॉर ऑल दी बैड नोट्स। नहीं डेफिनेटली, सो थैंक यू सो मच नवदीप सर, बहुत मजा आया। थैंक यू वेरी मच। आई होप मेरी स्टोरी से, मतलब द आइडिया ऑफ शेयरिंग माई स्टोरी वाज कि बहुत छोटी चीज़ है मेरी स्टोरी ना, कोई वो नहीं है, एक्सट्रावेगेंट स्टोरी नहीं है, बहुत सिंपल सी स्टोरी है, बट ज़्यादातर लोगों की सिंपल स्टोरी होती है, एग्जैक्टली, और उससे कुछ सीख पाएंगे तो दैट विल बी ग्रेट। एग्जैक्टली, बट सिंपल इज ऑलवेज डिफिकल्ट। आई नो। So yes, thank you so much.